बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने जाके अपनी वीडियो चेक की तो वो वाकई डिस्टॉर्शन हो रही थी कि मतलब ना ऐसा लग रहा था कि पीछे शोर है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं तो बिल्कुल ही सेपरेट रूम में बैठ के करती हूँ और इधर तो कोई बच्चा भी नहीं है, मतलब शोर का कोई चांस नहीं है। तो अभी मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना चेक किया, पता नहीं हैंड फ्री की पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही थी और शोर आ रहा था। तो अभी मैंने 2-4 बार चेक करके फिर ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह करे कि इस दफ़ा ना आए। तो क्योंकि रीज़न मुझे भी अभी तक भी समझ नहीं आया। सिर्फ मैंने पोजीशंस अभी चेंज करके देखी कि इधर रख के क्या है, इधर रख के क्या है। पता नहीं, शायद वो ज़्यादा मुंह के पास रखने से मेरे ही सांसों का वो आ रही है आवाज़, या क्या इशू है। बहरहाल, आए नावल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आज शोर नहीं होगा पीछे से। करमदाद, ओ करमदाद किधर मर गया? चौधरी साहब की तेज़ आवाज़ पर करमदाद दौड़ता दौड़ता पास है। जी साईं, हुक्म। दोनों हाथ जोड़ते चौधरी जी से मुखातिब हुआ। और किधर था कमबख्त, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ? चौधरी जी ने बिगड़ते हुए कहा। वो साईं अंदर था, रोटी पानी देने गया था। करमदाद ने चौधरी जी की नाराज़गी महसूस करते दूर सामने बने कमरे की तरफ इशारा किया। क्या हाल है अब इसका, काबू में आया कि नहीं? गहरी नज़रों से देखते चौधरी साहब के सवाल पर करमदाद ने एक बार फिर हाथ बांधे। अथरा तो बहुत था साईं, पर अब आहिस्ता आहिस्ता काबू में आ रहा है। पर साईं बंदा बड़ा जीदार है, कल खैरू के साथ तो अच्छी खासी हाथापाई होगी इसकी, इसलिए तो आज मैं खुद रोटी देने गया था। करमदाद ने एक और इतला दी। और तो जब पहले भी कहा कि इसके खाने में नींद की दवा मिला दिया कर, चौधरी जी ने झंझलाते हुए कहा। खाना तो तभी है जब बेहद भूख सताए, खाता तो तभी है जब बेहद भूख सताए, वरना भूखा प्यासा बैठा रहता है। चलो खैर, कितने दिन अड़ी करेगा, यहाँ तो बड़े बड़े जीतदार आकर सुधर जाते हैं, ये तो फिर पूरा मन बंदा लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहने वाला। चौधरी साहब ने सुनकर आई थी। आप बेहतर जानते हो साईं, करमदाद ने नजर झुका कहा। केड़ा मुंडा, केड़ा बंदा? चलो खैर, बड़ा ध्यान रखना है इसका। मुसीबत तो ये है कि बंदा इस पर हाथ भी नहीं उठा सकता, और देखो हालात कैसे भी क्यों ना हो, इसका हर हाल में ज़िंदा सलामत रखना है, समझे? अभी तो खैर इसका होना ना होना पिछलों के बराबर ही है, लेकिन हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है, समझे? शायद कभी खोटे सिक्के की तरह काम आ ही जाए। कोशिश करो किसी से मुंहमारी कम से कम, और इसके जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करो, इसकी बीवी और बच्ची मारने की धमकी देना जब काबू से बाहर होता नजर आए। खुद तो शायद मरना भी पसंद करे, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इसकी पसंदीदा हस्तियाँ मुश्किल का शिकार हों। चौधरी जी ने बात के अख्ताम पर करमदाद को काफ़ी गुर की बात बताई, जब भी वो मुसलसल सर हिलाता चौधरी साहब की हाँ में हाँ मिला रहा था। चंगा फिर मैं चलता, और ख़बरदार जो गलती से भी तुम लोगों के मुंह से कभी ये निकला कि इसको अगवा करने वाला कौन है, वरना याद रखना तुम लोगों की अगली 7 नस्लों को भी नहीं बख्शूंगा मैं। चौधरी साहब की धमकी पर करमदाद की रीढ़ की हड्डी भी सनसना गई। मर जाएंगे साईं, पर कभी गलती से भी आपका नाम नहीं लेंगे। करमदाद ने लरसते हुए यकीन दहानी करवाई तो चौधरी साहब सर हिलाते अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद अपने लिए पुलिस डिपार्टमेंट चुनने वाले इन नौजवान लड़कों में से एक छोड़कर 3 लड़कियां शामिल थी। इस बार एक छोड़कर 3 लड़कियां शामिल थी। ये बात जहां लड़कों के लिए मज़े का खेज थी, वहीं इनके लिए चैलेंजिंग भी थी। लेकिन मसला ये था कि इनमें से वो 2 के अब्बा आर्मी के कर्नल थे और तीसरी के अब्बा पुलिस कमिश्नर। सो वो तीनों पहले ही जहनी और जिस्मानी तौर पर हर किस्म के मुकाबले के लिए तैयार थी। ऐसे में असफंदियार और फरहान वगैरह के लिए सूरत हाल को कबूल करना थोड़ा मुश्किल था। अगरचे असफंदियार और फरहान दोनों का ताल्लुक ब्यूरोक्रेट फैमिली से था, मतलब ये कि इनके ख़ानदान में ब्यूरोक्रेट्स पड़े पड़े थे, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों वडेरा शाही निज़ाम की पैदावार भी थे। ऐसे में अव्वल तो लड़कियों का पुलिस डिपार्टमेंट चुनना ही इन्हें हजम नहीं हो रहा था, ऊपर से बराबरी की सतह पर जिस्मानी ट्रेनिंग लेना और बराबर की चोट पर इन जैसे मेल शाउट्स पर बआसानी सह नहीं पाए थे। जब भी हर कदम पर इनकी नोक झोंक अरूज पर थी, और नोक झोंक मरवा और एमन से चलती रहती थी। ये अलग बात कि अक्सर मुँह की खाना पड़ती, और आज भी शायद इनके सितारे गर्दिश में थे, जब भी लंच टाइम में फिर इनसे मत्था लगा बैठे। वैसे में सुरवा, आपको नहीं लगता कि आपने गलत डिपार्टमेंट चुना? ट्रेनिंग के चौथे दिन घुमाकर फिर आकर बिला मुबाल का कोई 20वीं दफ़ा ये सवाल किया गया। ये अलग बात कि कुल मिलाकर तीनों से पूछते तादाद 20 बनी थी। हिना और एमन तो काफ़ी करारे जवाब देती थी, लेकिन उर्वा खासी कम गो थी और अक्सर इस किस्म के फजूल सवाल अनसुना कर देती थी। लेकिन आज शायद इसका सब्र भी जवाब दे गया था, जब ही हाथ में पकड़ा चम्मच वापस टेबल प्लेट में रखते हुए कुर्सी की पूछ से टेक लगाया, इसने जांचती नजरों से असफंदियार को देखा। मिस्टर असफंदियार चौधरी, आपको कैसे यकीन दिलाया जाए कि डिपार्टमेंट की सिलेक्शन का फैसला दुरुस्त था? सख्त लहजे में कही की बात और उर्वा के अंदाज असफंदियार ने
तपी तपी निगाह से घूरा। यकीन दिलाने की क्या बात है, ये तो साफ ज़ाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ दिमागी तौर पर हाजिर और लाइक फाइक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस्मानी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा भी अहमियत रखता है। बंदूक उठाकर चलाने की ट्रेनिंग लेना अलग बात है, लेकिन अगर कभी निहत्ते ख़तरनाक गुंडों का मुकाबला करना पड़ गया तो एक झटके की मार होगी आप इसकी। असफंदियात का लहजा काफ़ी तलख हो गया था। एमन और हिना की पटर पटर चलती ज़ुबानों के बरक्स उर्वा का मोहतात और धीमा लहजा असफंदियात को कुछ कुछ अपील करने लगा था, और शायद दिल में कुछ जज्बा भी परवान चढ़ ही रहा था। अगर आज यूँ उर्वा अहमद लगी लपटी रखे बगैर इससे उलझना पड़ती, और अब जबकि उर्वा ने कोई लिहाज नहीं रखा था तो वो भी मसलत के तकाज़ों को नज़रअंदाज करता मैदान में कूद पड़ा। क्यों, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या है कि आपका वास्ता अब तक जिन लड़कियों से पड़ा वो ज़रूर छुई मुई सी होंगी, लेकिन मैं ज़रा मुनफरिद आदात की मालिक हूँ, आप चाहे तो आजमा सकते हैं। मोबाइल पर पड़ी नादेदा गर्द छाटते हुए इसने गोयासमंद को चैलेंज किया था। ओह वेरी स्ट्रेंज, लेकिन मिस अफसोस मैं आपकी आजमाइश कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुकाबले के पहले वार को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपनी हड्डियां तोड़वा बैठेंगे। असफंदियार ने हंस उठाए हुए लहजे में का अंदाज ऐसा था गोया कि उर्वा को तैश दिलाना चाहता, लेकिन सामने बैठी उर्वा भी कोई जवाब भी न दे पाई थी कि अब्बास हैदर जो काफ़ी देर से सब बर्दाश्त कर रहा था बोल उठा। स्टॉप इट असफंद, बहुत हो गया, हम सब एजुकेटेड हैं और सभी एक सख्त इम्तिहान पास करके यहाँ तक पहुँचे। ऐसे में मर्द औरत की तखसीस जय मानीदार, हम एक दूसरे की जज्बात और एहसासात का एहतराम करना चाहिए। लेडीज़ को ये तो ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए कि वो एक अहम मकसद लेकर इस फील्ड में आई हैं, और तुम लोग इन्हें बजाय खुश आमदीद कहने के इनकी मॉरल सपोर्ट बढ़ाने के उल्टा इनके हौसले पस्त करना चाह रहे हो। अब्बास हैदर के खफकी भरे लहजे पर असफंद भी कोई रद्दमल जाहिर ना कर सका था कि हिना बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं मिस्टर हैदर, ये बिल्कुल हक पर जानिब है। अब देखें ना, इतने टफ इम्तिहान को पास करके इतनी महंगी सरकारी ट्रेनिंग के बाद अगर हम लोग गुंडे के डर से मैदान छोड़कर भाग जाएं तो ये तो बहुत गलत बात है। जाहिर है ऐसे में असफंद जैसे लोग कहेंगे कि देखा, हम ठीक कहते थे कि अगर यहाँ लड़के होते तो कभी हार ना मानते। अब इस बात को गलत साबित करने के लिए हमें अपनी काबिलियत तो दिखानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, इसीलिए तो मिस्टर असफंद मैंने आपसे कहा कि आप आजमाएं। पंजा लड़ाना है से लेकर कुश्ती लड़ने तक जो जिस्मानी ताकत आप आजमाना चाहे। अब ऊपर चढ़ा दे उर्वा ने फिर से असफंद को चैलेंज किया। इसके कुश्ती लड़ना कहने पर कहीं दबी दबी मुस्कुराहटें खिली तो बाज़ लोग अब्बास हैदर जैसे भी थे जिन्होंने रंज और खफकी की मिली जुली कैफियत के साथ उर्वा अहमद को घूरा। भला लड़कियों को कहाँ जेब देता है इस तरह के अल्फाज, वो भी लड़कों से मुकाबले के लिए कहना। इनकी सोच शायद इनके चेहरों से झलकी थी जब भी एमन ने बगौर इनके चेहरों पर नजर दौड़ाते अल्फाज जहन में तरतीब दिए। वेल गाइस, शायद आपको कुश्ती लड़ने का लफ्ज़ नामुनासिब महसूस हुआ, लेकिन जिस डिपार्टमेंट का इंतखाब हम लोगों ने किया वहाँ के मुजरिम इस बात से नाआशना है कि अगर ऑफिसर एक लड़की हो तो इसे पे हाथ नहीं उठाना। अब जाहिर है वो ख़ुद को हमारे हवाले करने से तुरे, और इन्हें पकड़ने के लिए हमें इनसे लड़ाई तो करनी पड़ेगी, ख्वाह वो कैसे किसी भी किस्म की हो। एमन की बात ने इतना असर नहीं किया क्योंकि सब लोग इस बात को भूल भाल असफंदियार को उर्वा के सामने कुर्सी संभालता देख चुके थे, और किसी के कुछ भी कहने से पहले उर्वा ने अपनी कोहनी टेबल पर टिका रखकर मुकाबले का आगाज़ किया। असफंद के हाथ ने एक पल को उर्वा का हाथ थामा और दूसरे लम्हे से झटका देकर गिराना चाहा, लेकिन ये इसकी भूल थी। असफंद के हाथ की गिरफ्त हल्की पड़ते उर्वा ने खास जाविये से झटका दिया और असफंदियार चौधरी को चारों शाने चित पड़ा था। और जो डिपार्टमेंट का सबसे सख्त जान ऑफिसर बनकर सामने आने वाला था यूँ हार गया। अनबिलीवेबल, ओ गॉड, नाकाबिले यकीन, ग्रेट, वाओ क्या बात है। एक साथ तौसीफी जुमले उभरे थे जो जहाँ उर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाने का सबब बने, वहीं असफंद के चेहरे के नकूश तन गए। प्लीज़ डोंट माइंड मिस्टर असफंद, इट्स जस्ट फ्रेंडली बेट। असफंद प्लीज़ नाराज़ मत होना, ये सिर्फ एक दोस्ताना शर्त थी, उर्वा ने असफंद को नरमी से कहा। उर्वा ने शर्त जीत कर साबित किया कि लड़कियां लड़कों से किसी तरह कम नहीं है। अब आप भी ये साबित करना है कि आप इस बात को अना का मसला नहीं बनाएंगे, ख़ास तौर पर एक शर्त से हारने को, क्योंकि अगर आप अपने किसी भी कोलीग से हारते तो आप शायद इस बात को माइंड ना करते। हिना ने असफंद के बदलते रंग देखते फ़ौरन से पेशतर मुदाफ़ियाना तदाबीर इख्तियार की। इसकी बात सुनकर असफंदियार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मिस हिना, आपने तो फ़रार की सारी कोशिशें मसदूद कर दी, लेकिन खैर बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं अपने गुज़िश्ता दिनों के अल्फाज वापस लेता हूँ। बाकी उर्वा ने साबित कर दी कि इस डिपार्टमेंट में आने वाली लड़कियाँ बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हुआ कैसे। असफंद ने अपनी सोच को अल्फाज का परहन उड़ाई दिया। उर्वा ब्लैक बेल्ट है मिस्टर चौधरी, और हिना और मैं भी। एमन इन सब की हैरानगी दूर करना चाहिए। अच्छा, तभी आप कुश्ती लड़ने की बात भी इतने आराम से कह रही थी जैसे लूडो खेलते हैं की बात कर रही हूँ। फरहान ने खिसियाए लहजे में कहा तो सबके कह के उबल पड़े। चलो हुन आराम है, करा दी ना बेइज्जती कुड़ी दे कोलों। उस वक्त चंदा थोड़ा सा खाना खा लो बेटा, ऐसे तो तुम खुद को बीमार कर लोगी। खतीजा बेगम ने अपनी आंखों में आए आंसू अंदर उतारते उसपा को पुकारा। अम्मी बाबा, रो रो कर लालंगार आंखों से फिर से चश्मे फूट पड़े। ना मेरी बच्ची, रो रो कर खुद को हल्कान मत करो, बस अल्लाह से दुआ करो तुम्हारे बाबा ठीक हो और जल्द घर वापस आ जाए। खतीजा बेगम ने उसपा को बाहों में भरते दिलासा दिया। कब आएंगे बाबा, 1 माह हो गया इन्हें गए हुए, लेकिन अभी तक इनकी कोई इतला नहीं है।
आ जाएंगे बेटा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे तायाबू इसी सिलसिले में काम करें। कल भी बड़े भाई साहब कह रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, करवाई हुई है, लेकिन वो खुद भी अपने करिंदों के हमरा तुम्हारे बाबा को तलाश करें। जिससे कोई सुराग मिला वो ज़रूर तुम्हारे बाबा तक पहुँच जाएंगे। खदीजा बेगम ने इसके आंसू पहुँचे भी खाने की ट्रेस के सामने रखी। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारे बाबा आ गए तो मुझे नाराज़ होंगे कि मेरी इतनी प्यारी बेटी को क्यों इतना कमज़ोर कर दिया। अपने हाथ से नवाले बना बना कर उसवा के मुंह में डालते हुए वो उजलत और मोहब्बत और फिक्रमंदी से देखेगी। आप कहाँ हैं अहमद? कोई सुराग नहीं आपका। मैं कैसे तनहा आपकी बेटी को दुश्मनों से बचा सकती हूँ, और दुश्मन भी वो जो खुलकर वार नहीं करते। इन नकाबज़दा चेहरों में से कैसे मैं शिनाख्त कर सकती हूँ आपके मुजरिम को? ना तवान का मुतालबा और ना कोई और मांग। अपनी सोचों में गर्क वो अहमद हसन के अचानक गायब होने की वजह तलाश करी थी कि मुलाजमत दरवाज़ा बचा कर अंदर दाखिल हुई। बीबी जी, छोटी बीबी का फ़ोन है। हाथ में पकड़ा कार्डलेस इसने खतीजा की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन इससे पहले उस्मा ने पकड़ लिया। कान से लगाकर दूसरी तरफ मौजूद हस्ती से बात करने लगी। दूसरी तरफ इसकी दोस्त सुंदस थी। जल्दी बातचीत खत्म करके इसने फ़ोन वापस मुलाजमा को थमा दिया। कौन थी? खतीजा बेगम ने उस्मा के सते हुए चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा। सुंदस थी, बता रही थी कल से फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। धीमे लहजे में उस्मा ने खतीजा बेगम को बताया। से एकदम अपने बाबा बहुत शिद्दत से याद है। इन्हें कितना शौक था उस्मा को ढेर सारा पढ़ाने का, और अपने अगवा से 3 दिन पहले वो उस्मा का दाखिला करीबी कॉलेज में करवा कर आए थे। चलो ये अच्छी बात है, इस तरह से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अब उठो, कॉलेज जाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे बाबा भी इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ होंगे। उम्मे उस्मा को तैयार होने का कहते आखिर में उन्होंने दिलासा दी और बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद अब साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का आगाज़ शुरू हो गया था, जिसमें मुजरिमों से उगलवाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए और समझाए जा रहे थे। इस ट्रेनिंग में दुनिया भर की पुलिस फोर्स के आजमाए हुए तरीकों को अप्लाई किया जा रहा था ताकि मज़ीद बेहतर नतीजे हासिल हो सके। और ट्रेनिंग के अख्ताम तक वो सब लोग जो लावाबाली और खलड़े मालूम होते थे एकदम एक जिम्मेदार और फर्शनासी के जज्बे से सरशार ऑफिसर बनकर उभरे थे। इख्तितामी दिन कमिश्नर साहब बजाते खुद तशरीफ़ ला के वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को तौसीफ़ी कलमात के साथ इनके इसनाद तकसीम की। साथ ही साथ इन्होंने अपनी तकारीर में इन सबको अपनी जिम्मेदाराना सरगर्मियों को अच्छे अंदाज में अंजाम देते ये जोर दिया और इस बात का वादा लिया कि वो सब अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में किसी भी किस तरह की रुकावट को दरखोरियत नहीं जानेंगे, ख्वाह इसके लिए अपनी जान से क्यों ना हाथ धोना पड़े। तकरीब का इख्तिताम हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट के साथ हुआ और वह सब एक दूसरे को गुड लक कहते अलविदा होने लगे, क्योंकि वो सब CSP ऑफिसर्स हम मनसब ज़रूर थे, लेकिन सबकी तैनाती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुई थी और ऐसे में इनका मिलना मिलाना शायद सालों में होता है। लेकिन बहरहाल हर एक के पास आपस में रब्ते के लिए मोबाइल की सहूलत मौजूद थी, जो ना सिर्फ आपस में हाल अहवाल पूछने का ज़रिया था, बल्कि मुख्तलिफ केसेस में एक दूसरे से तबादला ख्याल करने का भी मावन होता। चलो आने दी ट्रेनिंग तो मुकी लीजिए, कल मुँह मीठा कीजिए। उम्मे उस्मा को कॉलेज का चौथा रोज़ था जब क्लास के इख्तिताम पर फर्दन हर एक के सामने माह ने मिठाई का डब्बा किया। सुंदस माह की कज़न थी और सुंदस के साथ उम्मे उस्मा भी इनके साथ आ गई थी। अरे वाह, तुम्हारी मंगनी होगी? रिदा ने गुलाब जामुन उठाते हुए पूछा। अरे नहीं यार, अभी तो ऐसा सोचना भी मत, मुझे ढेर सारा पढ़ना है, फिर इसके बाद जॉब। माँ ने फ़ौरन से पेशते रिदा का ख्याल रख दिया। तो फिर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? सुंदस ने बर्फ़ी का टुकड़ा मुंह में रखते हुए पूछा। वो मेरे भाई बतौर CSP तैनात हुए हैं वाओ हमारे शहर में। वाओ की लड़कियों के मुँह से बेक वक्त तो सीफी अंदाज में निकला। सुनो माँ, वो क्या है कि मेरी अम्मा FSC के बाद मेरी शादी करना चाह रही हूँ। मुझे ऑफिसर्स बहुत पसंद है, आर्मी ऑफिसर ना सही, पुलिस ऑफिसर ही सही। तुम अपने भाई के साथ मेरी सेटिंग करवा दो प्लीज़। मोना ने अपने दुपट्टे का कोना उंगली पर मरोड़ते मरोड़ते शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा तो माह ने एक जोरदार थप इसके कंधे पर रसीद की, जबकि बाकी लड़कियों के कहके उबल पड़े। शर्म करो, मैं बास भाई से पूरे 10 वर्ष छोटी हूँ और इतना गैप तुम्हारा भी होगा, माह ने इसे घर गिरकते हुए कहा। कोई बात नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के मर्द अपनी बीवियों की ज़्यादा केयर करते हैं, मोना के साथ बैठी किंजा ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा। कोई नहीं जी, अगर तुम्हें इतना पता तो तुम भी बन जाओ माह की भाभी। मैं अपने फैसले से दस्तबरदार हूँ। माह की उम्र वाली बात पे शर्म की एक्टिंग छोड़ छोड़ मोना ने फ़ौरन किंजा को रगेदा और इसकी इस बात पर किंजा समेत सब हंस पड़ी। तुम लोग मेरी भाभी की फ़िक्र में हल्कान मत हो, इतनी ज़बरदस्त लड़की इनके साथ ही ऑफिसर बनी है, वो यकीनन इनमें से किसी के लाइफ पार्टनर के तौर पर चुनेंगे। माँ ने बात के अख्ताम पर अपने बैग में एल्बम निकाली जिसमें अब्बास हैदर की ट्रेनिंग के दौरान और इख्तितामी तकरीब की कई तस्वीर थी और ग्रुप फोटोज़ में हिना, एमन और उर्वा भी अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवा अफरोज़ थी। पुलिस यूनिफॉर्म में संजीदगी और वक़ार के साथ खड़े तमाम ऑफिसर्स एक खास तासुर देखने वाले पर तारीख कर रहे थे। दूर यही हाल इन यंग गर्ल्स का भी था, जो एक एक को तस्वीर को नहायत गौर से देखते हुए अपने सताइशी तबसरे भी फरमा रही थी। ऐसे में मुस्बाई थी जो खामोशी से इनकी बातें सुनती थी, मीसी मुस्कान होठों पर सजाई इस महफिल में खुद को हाजिर रखने की कोशिश करती थी। बहुत बात हुई तो पहले भी ना थी, लेकिन इस हादसे के बाद मज़ीद खामोश भी हो गई थी। शुरू दिन से इसका यही रवैया था। जब भी ग्रुप की बाकी लड़कियों ने इस बात को महसूस ना किया, रही सुंदस तो बाकी लड़कियों की मौजूदगी में इस बात को ज़रा महसूस ना कर पाई थी। अच्छा जी, शीदा उसवा को बुला लो खाने पर। खतीजा बेगम ने खाना लगाती शीदा को मुखातिब किया। बड़ी बीबी, मैंने छोटी बीबी जी को पहले कह दिया था, वो कपड़े बदल कर आ रही हैं। पानी का जग और गिलास रखते हुए शीदा ने बताया तो खतीजा बेगम सर लाती प्लेट में खाना निकालने लगी।
ओहो अम्मी, आज तो बड़ी भूख लग रही है, आज तो मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। अंदर दाखिल होते उस्माने ने खाना निकालते देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो मैं तुम्हारे लिए निकाला है। मैंने सोचा मेरी बेटी कॉलेज से थकी हारी आई होगी, भूख लग रही होगी। थैंक यू अम्मी, लेकिन आप तकलीफ़ मत क्या करें, मैं खुद अब निकाल लिया करूँगी। इसने मोहब्बत से जवाब देते प्लेट अपने सामने की। कैसा रहा कॉलेज में दिन तुम्हारा? खतीजा बेगम ने खाना खाते सरसरी लहजे में पूछा। वो रोज़ाना यूं ही से सारे दिन की रोदात सुनती थी और उम्मीद भाभी ने तफसीलन हर एक बात बताती थी। अभी माह के भाई सीएसपी तैनात हुए हमारे शहर में, उम्मीद उस्मान ने पुरसोच अंदाज में ने बताया। अच्छी बात है, खतीजा बेगम ने सर हिलाते सरसरी अंदाज में कहा। अम्मी मैं सोच रही थी कि हम अगर माह के भाई से बाबा के सिलसिले में बात करें तो। उस वक्त की बात पर खतीजा बेगम ने झटके से सर ऊपर उठाया और उस वक्त को साथ लिए अपने कमरे में आ गई। आपको मैंने भी मना भी किया कि उस वक्त इसी टॉपिक पर अब दोबारा बात मत करना, इन्होंने तनबीही अंदाज में कहा। अम्मी मैंने किसी से बात नहीं की, उस्मान ने खफकी भरे लहजे में कहा। इसकी खफकी को खतीजा बेगम ने भी महसूस कर लिया। बेटा मैंने आपको मसलियत के तहत ये कहा है कि कॉलेज में अपने किसी दोस्त को बाबा के गायब होने का मत बताना। बेटा हम लोग इस वक्त दुश्मनों में घिरे हुए हैं, ऐसे में मजीद किसी और मुसीबत में पड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं, इन्होंने रसान से समझाना चाहा। मेरी दोस्तों से मैं क्या ख़तरा अम्मी? खतीजा बेगम की बात से भी उस पर की नाराज़गी दूर न गई। बेटा जैसे आप हर बात मुझसे शेयर करती हो, ऐसे आपकी दोस्तें भी घर में जाकर करती होंगी। कब किसी के कान में पड़े कि हम दोनों माँ बेटी ये खेल लें, तो ऐसे में बेटा ईमान बदलते देर नहीं लगती। खतीजा बेगम की बात पर उस्मान ने समझते हुए सर हिला दिया। एक बात हमेशा याद रखना उस वक्त, सवाए मेरे कभी किसी से भी कुछ भी डिस्कस मत करना। अपने अंदर एक और दुनिया बसा लो, मन की मन में रखने वाली। दुनिया में रहते सिर्फ दुनियादारी करो, दूसरों की सुनो और इनसे मुतल्लिक की गुफ्तगू दूसरों से करो। अपनी ज़ात, अपने घरेलू हालात हम जैसे ज़मींदारों को दूसरों से नहीं डिस्कस करने चाहिए। आप लापाई के सफ़र में कांटों पर ही राह गुजर से गुरेज मुमकिन नहीं बेटा, लेकिन जहाँ तक हो सके खुद को बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अपने अंदर के दुख और बातें सिर्फ और सिर्फ इस ज़ात पारी से करो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जिसने हमें दौलत और ज़मीन की आजमाइश में डाला। लोगों की नज़र में हमारी बेपनाह दौलत और ज़मीनें बाइश से रश्क है और अक्सर इसकी तमन्ना करते, लेकिन ये तो कोई हमसे पूछे, हमारे लिए तो सर पर लटकी नंगी तलवार की माने थे, जिसके हर लम्हा गिरने का खतरा रहता है। ऐसे में जान हथेली पर रखने वाला मुहावरा हम जैसों पर भी सादिक आता, जो हालत अमन में भी अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। खतीजा बेगम ने आंखों में आई नमी पहुंचते हुए माह को देखा था, जो बगौर इन्हें सुन रही थी। सॉरी अम्मी, मैंने आपको उदास कर दिया। मैंने पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया और आइंदा भी कोशिश करूंगी कि किसी को भी कुछ न बताऊं। अरे नहीं बेटा, ये दुख तो हमारे मुकद्दर में लिखती है कि इसे तो हर हाल में सहना ही है। अच्छा सुनो, अपने ताया के सामने मत जिक्र करना इस बात का कि तुम्हारी दोस्त का भाई एसपी है, खतीजा बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। वो क्यों? उसवा इनकी बात का मतलब न समझ पाई। उसवा मेरी जान, मुझे शक है कि तुम्हारे ताया ने ही। खतीजा बेगम ने सरगोशी में बात करते अधूरी छोड़ दी और उस वक्त हक्का बक्का इनकी शक्ल देखे गई। अम्मी, बमुश्किल इसके मुंह से निकला था। बेयकीनी से इसकी आंखें फैल गई। इसकी कैफियत पर खतीजा बेगम सर हिलाते रसान से गोमी। मैंने कहा था ना बेटा, किसी पर भी एतबार मत करना, और ये तो दुनिया का दस्तूर है, अपने मारा आस्तीन साबित होते हैं। और वो तो फिर तुम्हारे अब्बू के कज़न्स हैं, ऐसे में इनका शक करना, मुझे तो ये भी शक है कि इन्होंने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाई। अगर ऐसा होता तो पुलिस की तफ्तीश के लिए हमसे ज़रूर रब्ता करती, और अगर पेशावर अगवाकार होते तो तावान का मुतालबा करते। खतीजा बेगम आज सारे राज अफशा कर रही थी। गाल तो सही कर रही खतीजा बेगम। तो फिर तो हमें ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। उम्मे उसपा के कहने पर खतीजा बेगम ने फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते बेटा। रही मुलाजमिन की वफादारी है तो वो या तो तब्दील हो चुकी होंगी, नहीं तो जल्दी करवा दी जाएंगी। अगर तुम्हारे ताया को इसकी सुनगुन भी मिली तो वो हमें भी गायब करवा देंगे या फिर शायद मार ही दे, और मुझ में तुम्हें खोने का हौसला नहीं है। उसपा, उम्मे उसपा को खुद में भेजे घुटे घुटे लहजे में खतीजा बेगम ने कहा। और बाबा? उसपा के लहजे में अंदेशे बोल उठे थे। इतनी जल्दी तो ये कोई कदम नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए जोर डाल रहे हैं। तुम बस दुआ करो और आइंदा घर में भी मोहतात रहना मेरे बच्चे। अल्लाह हम सबको इस आजमाइश में सुरखरू करे। धीरे धीरे उसपा को थपकते इन्होंने खलूस दिल से दुआ की। वैसे हुआ बहुत बुरा इनके साथ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है भाई हमारी प्रिंसेस के? माह और ज़ाहिदा बेगम डाइनिंग हॉल में बैठी खाना खाई जब थका हारा अब्बास हैदर अंदर दाखिल हुआ। हाथ में पकड़ी कैप टेबल पर रखते हुए वो फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ मुड़ गया। वापसी पर यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर कुर्सी खींचकर खाने के लिए बैठ गया। बैठा रहना इसकी शदीद भूख को जाहिर करा था। तभी ज़ाहिदा बेगम ने फ़ौरन इसके सामने खाने की प्लेट और डोंगा रखा, सारा निकाल के ट्रे में रखी चपाती और खाने लगा। भाई आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं? माह ने शरारती अंदाज में से देखा था। बेटा जी मैंने दिल में पढ़ ली थी, मोहब्बत से देखते अब्बास ने नरमी से कहा। भाई को आराम से खाना खाने तो कोई सवाल जवाब नहीं। ज़ाहिदा बेगम ने इसे सरजनिश की। माह अब हमें भाई की शादी कर देनी चाहिए। मामा अब हमें भाई की शादी कर देनी चाहिए। माह ने भाई को मोहब्बत से देखते नहीं फरमाइश की। ये देखो अभी थका आ रहा है, केस की कार्रवाई मुकम्मल करवा के आ रहा हूँ, अब तुम मजीद मेरा दिमाग मत पकाओ। खाना अधूरा छोड़ छाड़ अब्बास हैदर दोनों हाथ माह के सामने बांधते हुए माफ़ी का ख्वास्तकार था।
माह की बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्बास, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यही तो उम्र होती है। अब मैं मज़ीद तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो बता दो, वरना मैं खुद को ही पसंद कर लूँगी। अब तो माशाल्लाह तुम्हारी तरक्की भी होगी, अब इस काम में देर कैसी। ज़ाहिदा बेगम ने गोया से धमकी दी। पसंद तो खैर आपने पहले से कोई की हुई है, मुझे तो बस रस्मी कार्रवाई के लिए शामिल कर रही हैं। अब्बास हैदर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ ज़ाहिदा बेगम को छेड़ा। इसकी बात पे ज़ाहिदा बेगम ने खुशगवार हैरत से देखा। बेटे का पुरसकून चेहरा मुस्कुराते लबे ने इस्बाती पैगाम दे रही थी, लेकिन वो आज खुलकर बात करना चाह रही थी। इसका मतलब है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं कि अगर मैं हादिया को बहू के तौर पर पसंद करूँ तो? ज़ाहिदा बेगम की बात पे अब्बास की आंखों के सामने हादिया का सरापा लहराया। नाजुक खिली खिली रंगत वाली हादिया इसकी मामूज़ात थी और ज़ाहिदा बेगम भतीजी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। न जाने कब से इनकी आंखें इसे बहू के रूप में देख रही थी, लेकिन वह अब्बास के किसी मुकाम पर पहुंचने से पहले भाई से 10 सवाल करने के हक में ना थी। अब्बास छोटा सा था जब हादिया पैदा हुई। शादी 2-2.5 वर्ष का तब शायद ही 2-2.5 वर्ष का, तब से इनके दिल में इस ख्वाहिश ने पनपना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए के बाद के अब्बास के 9 वर्ष की उम्र में इसके वालिद की वफ़ात होगी। माह ने वालिद की वफ़ात के 8 माह बाद पैदा हुई थी। बच्चों की परवरिश में इस बात को दिल में दबाए अब्बास के कुछ बनने की मुंतज़िर थी। अब जबकि इनका काबिल बेटे को एसपी का चार्ज संभाले 6 माह हो चुके थे, तो अपनी ख्वाहिश की ताबीर पाने के लिए बेचैन थी। मुझे क्या एतराज़ होगा मामा, किसी ना किसी तो शादी करना ही है, तो फिर वो क्यों नहीं जो आपकी पसंद है। अब्बास की बात पर ज़हरा बेगम की आंखें नम होगी। तुमने मेरा मान रख लिया अब्बास, बस ये याद रखना कि तुमने हादिया को हमेशा खुश रखना, मुझे कभी तुम्हारे मामू के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अब्बास के वालिद की वफ़ात के बाद इनके भाई ने बहुत साथ दिया था। अब जब वो इनसे नया रिश्ता बनाने जा रही थी तो चाहती थी कि अब्बास हैदर इन्हें इनके भाई की शिकायत का मौका ना दे और एक अच्छा दामाद बनकर दिखाए। इनकी बात पर अब्बास ने धीरे से इनके हाथ को थपका था। आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है अम्मी, आप क्यों परेशान है। मैं इंशाल्लाह इस रिश्ते को हर तरह से निभाने की कोशिश करूँगा, ख्वाह आप सास बहू घर में पानीपत का महाजी क्यों ना खोल लें। लेकिन पहले आप मामू से रिश्ता तो मांगिए, न जाने इनकी क्या सोच हो। इशारे से कहते इसने आखिर में हम बात की। इसकी बात पर ज़्यादा बेगम ने धीरे से सर हिलाया, जबकि माँ ने दमकती आंखों के साथ अपने खूबरू भाई को देखा। कोई बात नहीं भाई, अगर हादिया आपी ने इनकार कर दिया तो मेरी दोस्तों में से किसी को बतौर भाभी पसंद कर लीजिएगा। जब से इन्होंने आपके CSP बनने का सुना है पागल हो रही हैं वो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कोई बेवकूफ़ बच्ची हूँ जो बीवी के बजाय मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जो बीवी के बजाय बच्ची को गोद ले लूँ? अरे बाबा, मुझे एक समझदार और पढ़ी लिखी बीवी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि तुम्हारे जैसी छुटकी जो दिन में कम से कम 4 बार तो ज़रूर नाराज़ होती है। और मैं अगर इसे राज़ी करने बैठ गया ना तो फिर मेरी नौकरी का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब्बास की बात पर माह का खफकी से मुंह बन गया और इसे देखते अब्बास की हंसी निकल गई। अब यकीनन इसे माह को मनाने में अच्छा खासा टाइम लगना था। जब भी ज़्यादा बेगम को चाय के लिए कहता माह की मिन्नतें करने में जुट गया। देखो खतीजा, हमारी बात मानो और गांव चलो, यहाँ कब तक बैठी रहोगी तुम अकेली? माँ बेटी लोग 100 तरह की बातें बना रहे हैं। चौधरी अकबर ने मूंछों को ताव देते हुए कहा। तो खतीजा खतीजा बेगम पहलू बदल कर रह गई। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें और उस वक्त को अब गाँव चल कर रहना चाहिए। अहमद हसन का कुछ पता नहीं कब आया, न जाने आए भी या ना। चौधरी अस्कर ने बेरहमी से कहा। तो खतीजा बेगम तड़प उठी। अल्लाह ना करे भाई साहब, अल्लाह इन्हें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी बेटी को खुद अपने हाथों भी आएंगे इंशाल्लाह, और मेरे जनाजे को कंधा देना है अभी इन्हें। इनके आंसू रवानी से गालों पर बह निकले। इनकी बात पर दोनों भाई भी ज़रा नरम पड़ गए। ओए अल्लाह चंगा करेगा तो तू क्यों दिल छोटा करती है? अस्कर का मतलब ये था कि धी जवान हो रही है अब, अहमद के इंतज़ार में इसे तो बुरा नहीं कर सकते। 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया और अभी तक अहमद का पता नहीं चल सका। हम तो ये चाह रहे थे कि तू उस वक्त की बात कम अज़ कम तय कर देती और फिर साल 6 महीने में शादी कर देती, इसे फ़र्ज से फारिग हो जाती। चौधरी अकबर की बात पर खतीजा बेगम पेचोताब खा के रह गई। आपकी बात सर आंखों पर भाई जी, उस वक्त जहाँ मुकद्दर है वहीं भी आई जाएगी, तो फिर जल्दी काहे की? अभी वो पढ़ रही है, 2 माह बाद इसके पर्चे। मेरी ख्वाहिश है कि वो FA तो ज़रूरी कर ले, तब तक अहमद का भी कुछ पता चल जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। खतीजा बेगम ने रसान से बात की। अभी इन लोगों से बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं थी वो। इनकी बात पर चौधरी अकबर ने चौधरी अस्कर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। अभी खतीजा बेगम मान नहीं रही थी, इन्हें मजीद इंतज़ार करना था। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, उस वक्त हमारी भी थी है जहाँ इतना इंतज़ार किया, साल 1.5 साल और से। लेकिन देखो उस वक्त FA करती तुमने इसका ब्याह कर देना, हम इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। नुमान और रेमन की शादी के साथ ही उसवा सलमान और उसवा की शादी भी हो जाए तो बेहतर है, या फिर अगर तुम तनवीर के साथ करना चाहो तो भी हमें एतराज़ नहीं। चौधरी अस्कर ने कोई बात खत्म की तो खतीजा बेगम सर हिलाती उठ खड़ी हुई। जैसे आपकी मर्जी भाई साहब, लेकिन रिश्ते की बात तो अहमद ही करेंगे। मुझे जैसा सलमान है वैसे तनवीर है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है। इनकी बात पर चौधरी अकबर ने सर हिलाया। चलो खैर, वक्त आया तो देखी जाएगी, अब हम चलते हैं। इन्होंने बात खत्म करके उठना चाहा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे? खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बस मैं शीदा से कहकर खाना लगवाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाए। खतीजा बेगम कहती बाहर की तरफ लपकी तो दोनों भाई भी इनके पीछे भाई डाइनिंग हाल तक की तरफ आ गए। इदा दे बगैर तो ना इदा की मुनाफकत करनी पैंदी है जिंदगी गुजारन वास्ते। लो भाई लड़कियों, मुंह मीठा करो। माँ एक बार फिर मिठाई का डब्बा खोली सबके सामने खड़ी रख रही थी। ये कुछ खुशी में भाई, रिदा ने इस्तफसार किया। मेरी आप ही और भाई अब्बास भाई की बात पक्की हो गई है, जल्दी मंगनी की तकरीब अरेंज करेंगे और तुम सबको आना है, इसलिए अपनी तैयारी कर रखो, बाद में मत कहना पहले से नहीं कहा। बताया माँ की बजाय सुंदर से तफसील से बताया।
अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए ये मिठाई काफ़ी नहीं, बल्कि हमें तो ट्रीट चाहिए, वो भी ज़बरदस्ती। किंजा ने मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। तो तुमने एक बार भी मोना के बारे में नहीं सोचा महा? हालांकि बेचारी ने कितना दिल था तुम्हारी भाभी बनने का। रिदा ने मोना को देखते हुए शरारत से कहा तो इसकी बात पर मोना तड़प उठी। ए खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी, अब वो मेरे बहनोई है और मेरी आप ही बहुत पसंद करती है अब्बास भाई को, इसलिए अब कहीं और किस्मत आजमाई करो। मोना के कुछ कहने से पहले सुंदस बोल उठी और मोना जो पहले रीता की बात पे तभी बैठी थी, गुलाब जामुन मुंह में रखे जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। इसे सुंदस की बात ने मजीद पतंगे लगा दिए। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है जो मैं अब्बा जी की उम्र के बंदे से शादी करूँ। तुम्हें मुबारक हो ऐसा खड़ूस पहनोई। 1 साल होने वाला है इनको पुलिस में भर्ती हुए, अब तक तो पक्के पुलिस ही बन चुके होंगे। मुझे क्या ज़रूरत है इतने अनरोमांटिक बंदे से मत्था लगाने की। मैं तो कोई रोमांटिक सा बंदा ढूंढूंगी अपने लिए जो सुबह शाम मेरे हुस्न के कसीदे पड़े। मोना ने सुंदस की खिंचाई करते हुए आकर में इतराते हुए कहा। अरे मेरे भाई के बारे में कुछ कुछ मत कहना, वो आम पुलिस वालों की तरह नहीं है। हैरत ज़दा सी महा ने आखिर में से तनबीह की। ओफ, वो क्या हो गया तुम लोगों को? वो सब एक मजाक था और बस। अब जबकि अब्बास भाई की मंगनी हो रही है तो हमें इसकी तैयारी डिस्कस करनी चाहिए, ना कि फजूल की नोक झोंक में टाइम ज़ाया करना चाहिए। किंजा ने इन सब की लड़ती चौंचों के आगे बंद पा दे। हाँ दरअसल बात तो यही है ना। वैसे कब तक है मंगनी? मोना भी लड़ाई छोड़ छाड़ कर असल मौजू की तरफ आई। हफ्ता 10 दिन तक, शायद नेक्स्ट फ्राइडे, अगले जुम्मे, महा ने सोचते हुए कहा। ऐसे कैसे फाइनल क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? रिदा ने पूछा था। वो अब्बास भाई ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो जैसे इनकी छुट्टी मंजूर होगी बस वो दिन रख लेंगे। दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ोन पे इतला कर देंगे और करीबी रिश्तेदारों के घर में मामा और मामू खुद जाकर दावत दे आएंगे, महा ने तफसीलन बताया। चलो फिर सब दुआ करो कि इन्हें जल्दी छुट्टी मिल जाए, और इससे पहले तुम दोनों हमें अच्छी सी पार्टी देने का सोचो। उम्मे उस्मा ने भी पिलाकर ज़ुबान खोली। वाह भाई, उस्मा बोली भी तो क्या खूब बोली है। सही कहते हैं, कम बोलना अक्लमंदी की निशानी है। जब भी बोलती है सोच समझ कर दनाई भरस बोलती है। किंजा ने उस्मा के बोलने पर कहा और बाकी सबके साथ उम्मे उस्मा भी हंस पड़ी। अम्मी आप कुछ परेशान लग रही हैं, उम्मे उस्मा ने खतीजा बेगम की तरफ चाय का कप बढ़ाते पिलाकर पूछ ही लिया। वो जब से कॉलेज से आई थी इन्हें यूं ही परेशान देख रही थी, लेकिन फिर खामोशी के शायद इसका वहम हो, लेकिन अब जबकि शाम का वक्त होने को तो वह हनूज किसी गहरी सोच में गुम थी। फिर शीदा ने बताया कि दोनों ताया आए थे, ऐसे में इसका खतीजा बेगम की परेशानी के बारे में जानना मजीद ज़रूरी हो गया। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, खतीजा बेगम ने बात को टालना चाहा। शीदा बता रही थी कि दोनों ताया आए थे आज और खाना खा कर गए। उम्मे इस वक्त आज प्रैक्टिकल था, जब भी कॉलेज से देर से लौटी थी और यूँ वो ताया साहिबान से मुलाकात से महरूम रही थी। तुम्हारे ताया चाहते कि हम दोनों गांव शिफ्ट हो जाए, खतीजा बेगम ने बिलाकर इसे आधी अधूरी बात बताई थी। क्या? लेकिन क्यों? उम्मे उस्मा ने हैरत से पूछा। अब तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है तो इनका ख्याल है कि हमें वहीं चल कर रहना चाहिए। इसके चेहरे को बगौर देखते खतीजा बेगम ने बताया तो एक साया सा उम्मे उस्मा के चेहरे पर आकर गुजर गया। फिर आपने क्या कहा? इसने धीमे से इस्तफसार किया। मैंने कहा कि तुम्हारा FA होने तक हमें यहीं रहने दे, तो वो मान गए। अब दुआ करो कि इस वक्त तक तुम्हारे बाबा मिल जाए, वरना हमारा मुकद्दर वही हवेली होगी जहाँ चंद घंटे गुजारना भी दोबर हो जाता है हमारे लिए। खतीजा बेगम की आवाज़ बेबसी के एहसास तले तभी मजीद धीमी हो गई थी और उस्मान के चेहरे से नजरें हटाना भूल गई। इसकी अब तक की ज़िंदगी में अहमद हसन ने से एक रात भी गाँव में नहीं गुजारने दी थी। जितना वक्त भी बीत जाता वो खतीजा और मुस्बा को साथ लेकर निकल आते और अपने घर आकर ही आराम करते। इन्हें अपने तायाजाद भाइयों का माहौल सख्त नापसंद था। वो खुद इन्होंने होश संभाल ले अपने 99 तालीम की घर से डेरे जमा लिया। जब वो BA के बाद कॉलेज के तो वहाँ दिल ना लगा और इन्होंने शहर में घर बना लिया। खतीजा बेगम इनकी सगी मामूजात थी। जैसे अहमद हसन अपने वालिदैन की इकलौते बेटे थे, ऐसे खतीजा बेगम भी अपने वालिदैन की हज़ारों एकड़ जायदाद की इकलौती वारिस थे। बचपन के साथ कब पसंदीदगी में ढला दोनों की खबर ना हो सकी। बड़े तो पहले इनके रिश्ते के हक में थे, यूँ बगैर किसी रुकावट के इनका रिश्ता तय हो गया और खतीजा बेगम के मैट्रिक करते इनकी शादी कर दी कि कुदरत खुदा की उम्मे उस्मा के बाद इनके यहाँ मजीद कोई औलाद न हुई और यूँ उम्मे उस्मा भी अपने वालिदैन की इकलौती वारिस थी और माँ बाप दोनों से वर्षा में मिलने वाली बेअंदाज जायदाद, ज़मीन जायदाद की इकलौती वारिस। अब ऐसे में सबको करीबी ननियाल और ददियाली रिश्तेदार न था, तो अहमद हसन के तायाजाद चौधरी अकबर और चौधरी असगर इनके भाई बनते थे और वह अहमद हसन से मोहब्बत भी करते थे। अहमद हसन के शहर आकर शादी कर लेने के बाद इनके अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद भी इन्होंने अहमद हसन से रब्ता न तोड़ा और अक्सर दूसरे चौथे दिन मिलने आते रहते थे। यूँ अहमद हसन को भी 1-1.5 माह बाद इनके यहाँ जाना पड़ता और कुछ वो अपनी ज़मीनों वगैरह का हिसाब किताब भी देखने जाते थे। सो यूँ इनका आपस में ताल्लुक़ अभी तक कायम था। ऐसे में अहमद हसन की गैर मौजूदगी में खतीजा और उम्मे उस्मा के सरपरस्त वही थे, जब भी इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि खतीजा बेगम का ख्याल दूसरा था। इन्हें लगता था कि वो असल में उस्मा के बेअंदाज़ा जायदाद के लालच में थे। अब ये तो वक्त उजने पर ही साबित होना था कि वो इनके साथ मुखलिस थे या नहीं। मैंने तो वैसे यही लग रहा है कि जायदाद दे पीछे ऐसे बार होते थे मिलना मिलाना छड़े या नहीं। मैंने आप शक है बड़ा गहरा। ओफो महा, 1 बजने वाला, तुम्हारे भाई का कोई पता ही नहीं। फ़ोन करो इसे कि जल्द पहुँचे। अभी इसे तैयार भी होना है, अब अपनी मंगनी पर भी क्या यूनिफॉर्म पहन कर शिरकत करेगा।
ज़्यादा बेगम खफकी भरे लहजे में माँ से मुखातिब थी। मामा भाई का फ़ोन आ गया था, वो कह रहे थे कि आप मेहमानों के साथ हाल में पहुंच जाए, वो वहीं आ जाएंगे आधे घंटे तक। माँ ने कान में झुमकियाँ डालते डालते एक लहजे को मुड़कर देखा, फिर से आईने में देखने लगी। हद होगी इस लड़के की तो, ज़माने भर से निराली नौकरी है। अच्छा सुनो, इससे कहो कि हम इसके कपड़े साथ ले जा रहे हैं, वहीं हॉल में आकर ड्रेसअप हो जाएगा। अब क्या मैं पहले घर में आकर तैयार होगा और फिर तो हॉल पहुँचते पहुँचते नवाब साहब शाम कर देंगे। चलो बच्चियों, तुम ये सब अपनी सामान अपनी निगरानी में गाड़ी में रखवाओ, शाबाश। माँ से बात करते करते इन्होंने किंजा, रिदा और मोना को सब सामान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जो इन्हें अब्बास हैदर की दुल्हन हादिया के लिए लेकर जाना था, और खुद अब्बास के कमरे की तरफ मुड़ की ताकि इसका सामान ले जा सके। हादी चूंकि सुंदस की बहन थी, इसलिए सुंदस ने तो अपने घर से फंक्शन में शरीक होना था, लेकिन चूंकि उम्मे उसपा की सुंदस से ज़्यादा दोस्ती थी, इसलिए वो भी हादिया की तरफ से शिरकत करी थी। बहुत अरसे बाद खतीजा बेगम और उम्मे उसपा किसी ऐसी घरेलू तकरीब में शरीक हुई थी। उसपा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, और खतीजा बेगम मुतमिन थी कि उसपा के लिए तब्दीली खुश आयन थी। कुछ घंटों के लिए सही वो अपने हॉल से बाहर तो निकली थी, लड़के वाले पहुंच गए तो उनका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से किया गया। अरे वाह, अब्बास भाई की ये सारी नंबर 2 तो हमसे भी पहले पहुंच गई। किंजा ने उम्मे उसपा को सुंदस के साथ फूलों की प्लेट पकड़े देखा तो खिलखिलाते हुए छेड़ा, नंबर 2 यानी कि दाल में काला है। रिदा ने किंजा की बात उचकी, वो सब गपशप करती रास्ते से हटकर एक तरफ आ खड़ी हुई। क्या मतलब भाई? माँ ने इस्तफसार किया। अरे भाई 2 नंबर यानी कि फ्रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से तो अब्बास भाई की साली है, लेकिन अंदर से कुछ और है। किंजा ने खिलखिलाते हुए कहा तो सुंदस ने एक जोरदार झापड़ से रसीद किया। जी नहीं, जैसे तुम चारों हादिया आपी की नंदे हो, इसी तरह हम दोनों अब्बास भाई की सालियाँ, और बस। सुंदस की बात पर अभी वो कोई कमेंट न दे पाई थी कि वेटर इन सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने वहीं आ पहुंचा। सो वो सब शराफत के चोले ओढ़े खामोशी से कोल्ड ड्रिंक लेने लगी। अब्बास भाई कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे? सुंदस ने इधर उधर नज़र दौड़ाते सवाल किया। वो अभी आए नहीं तो नज़र कैसे आएंगे? मोना ने तुरंत से जवाब दिया। वो क्यों? उम्मे उस्मान ने हैरत से पूछा। वो अभी ऑफिस में थे, आधे घंटे तक पहुंचने का कह रहे थे। 20 मिनट को हमें आए हुए होंगे, 10-15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। महा ने तफसीली जवाब दिया। तौबा है वैसे अब्बास भाई से, ऐसी क्या फ़र्ज शनासी कि बंदा अपनी ज़िंदगी के इतने अहम दिन पर भी वक्त ना निकाल पाए। किंजा ने तपे तपे लहजे में कहा। वो सब जितनी अब्बास हैदर से मिलने की मुश्ताक थी, इतना वो देर के दे रहा था। तुम अपने लिए कोई बेरोजगार ढूंढना, ताकि हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहे। रिदा ने इसे चिढ़ाया। अल्लाह ना करे ऐसी बद्दुआ तो ना दो। किंजा को ने रिदा को हल्का सा धक्का देते का रिदा लड़खड़ा कर साथ खड़ी उम्मे उसपा से टकराई तो उसपा के हाथ में पकड़ी बोतल इसके ऊपर आ गिरी। ओ नो! अपने कपड़ों को छाड़ते उसपा पीछे हटी। इतने मामला गड़बड़ लग रही है ना, तुम सारे मैंने भी लग रही है। कभी तो इंसानों के जून में आ जा करो तुम लोग। जाओ उसपा, वो सामने वॉशरूम है, तुम पानी से साफ कर लो। महाने ने घिरकते उसपा से कहा तो उसपा सर लाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम से वापसी पर अचानक इसके कदम पीछे से आती पुकार पर मध्यम पड़ गए। एक्सक्यूज़ मी मिस, प्लीज़ ज़रा महा को तो बुला दीजिएगा, अगर आप इसे जानती हैं तो, या फिर सुंदस को प्लीज़। उसपा के मुड़ने तो हकीकतन इसके सर पर आ रुका था। फुल यूनिफॉर्म में 6 फुट से निकलते कद और कसरती जिस्म के मालिक इस शख्स के सामने उम्मे उसपा एकदम गुड़िया सी लगी, और फ़ौरन 2 कदम पीछे हटी और सर हिलाती अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि अब्बास हैदर बेइरादा इसे देखे गया। कितना हुस्न था इस छोटी सी लड़की की आंखों में, जैसे कोई बड़ा दुख छुपाने की सही में, और न जाने है कौन। वो वहाँ के आने तक उसपा की उदास आंखों के बारे में सोचे गया। ओ फो भाई, कहाँ थे आप, और मोबाइल क्यों बंद कर रखा था? माँ ने खपकी से घिरकते पूछा। सॉरी सिस, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। इसने फ़ौरन से पेशतर माजरत की। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो, मैं आपके कपड़े लाती हूँ। माँ कहकर अंदर की तरफ लपकी तो वो भी फ़ौरन वॉशरूम की तरफ लपका। वॉशरूम के साथ मुल्हे का ड्रेसिंग रूम खाली था। माँ दरवाज़ा नॉक करके इसे बता गई कि कपड़े बाहर रखे हैं। नहाने के बाद इसने हाथ पर उठाकर दरवाजे के साथ लटका पाट टावल खींचा तो साथ ही पैंट और बनियान भी इसके हाथ में थी, लेकिन शर्ट नदारत। पैंट पर बनियान चढ़ाए वो जैसे ही बाहर निकला तो सामने वाला दरवाज़ा खोलकर वही उदास आंखों वाली लड़की एक पाँव अंदर दूसरा बाहर रखे शर्म से लाल होती से देखकर नजरें चुरा गई। आई एम सॉरी, मैं समझी अंदर कोई नहीं है। वो मेरा मोबाइल। बात अधूरी छोड़ छाड़ वो फ़ौरन बाहर की तरफ मुड़ी थी। जब अब्बास हैदर ने आवाज़ दी। इट्स ओके, आप अपना मोबाइल ले सकती हैं। शर्ट पहन के इसके बटन बंद करता हुआ मुड़कर कोट पहनने लगा। सामने लगे आईने में उम्मे उस पर साफ नजर आ रही थी। इसकी दूधिया गुलाबी रंगत पर शर्म की सूखी खुलकर मजीद निखार पैदा करी थी। अब्बास हैदर ने कचटती नजर इस पर डाली और अपने बाल बनाने लगा, जबकि उस पर तेरी से अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई। पता नहीं कौन है, शायद वहाँ के कोई कज़न है, लेकिन शक्ल देखी देखी लग रही है, बड़ा हैंडसम है। मोना वगैरह देख लें तो पागल ही हो जाए इसके पीछे। उम्मे उस पर बिला इरादा ही इसके बारे में सोचे कि जब किंजा की चीखनुमा आवाज़ पर हैरानी से इसकी सिम देखा। अरे ये है अब्बास भाई, माय गॉड, ये तो कहीं से भी वहाँ से 10 साल बड़े नहीं लगते। बमुश्किल 4-5 साल का गैप लगता है अपनी ट्रेनिंग वाली तस्वीर के बाद से, और भी स्मार्ट हो गए हैं साल भर में। सामने स्टेज की तरफ रुक के वो तबसरा कर दी। भाई अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं, जबकि मैं शुरू से पेटू हूँ। माँ ने हंसते हुए कहा तो उम्मे उस्मान ने भी सामने स्टेज की तरफ नजर उठाई, और वो अगले लम्हे दिल गोया उछल कर हलक में आ गई। ये तो वही शख्स था जिसे वो कुछ देर पहले बालू करार दे चुकी थी। हादिया एहसान के हमरा हंसते मुस्कुराते अब्बास हैदर ने एक ही पल में उम्मे उस्मा को अंदर तक खाली कर दिया। नहीं, ये वक्ती कशिश है, या फिर किंजा और मोना की बातों का असर हो गया मुझ पर। वैसे भी हम वडेरों के मुकद्दर में सिर्फ अय्याश वडेरों के साथ लिखा है। ऐसा ना हो कि पुरखों की ज़मीन जायदाद बढ़ जाए, फिर कोई हमारी चौधराहट को मानेगा। तल्खी से सोचते इसने आंखों में आई नमी को अंदर ही उतारा और खुद को किंजा और रीता वगैरह की बातों में उलझाने की कोशिश की।
देखो बाबा, खा लो कुछ, 3 दिन से भूखे और 1.5 साल होने को है और तुम अभी तक इधर का आदी नहीं हुआ। 1000 बार बोला कि अब भूल जाओ, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, कम से कम इस वक्त तक जब तक चौधरी साहब न चाहे। फिर क्यों खुद को हलकान करते हो? अपनी जवानी पर तरस खाओ। करमदाद ने इस बेनाम कैदी को देखते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मुझे तुम सिर्फ ये बताओ क्यों मुझे यहाँ कैद कर रखा है और किसकी इजाज़त से? इसने करमदाद की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, ना साईं, हमें ना तो कुछ बताया जाता है और इस पे भी धमकी लगा कि कुछ मत बताना। अब देख लो, हमें तो ये तक नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम क्या, बाकी क्या खाक मालूम होगा? करमदाद ने खफकी भरे लहजे में कहा, किसी भी शख्स के मुतालिक इतनी राजदारी पहली बार बढ़ती जा रही थी, वरना हर शख्स के बारे में जो भी चौधरी साहब को आंखें दिखाता करमदाद को बता कर उठवा लिया जाता। लेकिन इस बार मामला दूसरा था। इस दफ़ा किराए के उठाए गिरोह से उठवाया गया था शायद। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात करता, बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ पर फ़ौरन बाहर की तरफ लपका। इस शख्स ने दरवाजे की तरफ से आंख लगाकर सामने देखना चाहा, लेकिन इस तरफ कोई मौजूद न था। कमरे के इकलौते रोशनदान को हसरत से देखते से बेबसी से हाथ मिले। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहां तक इसकी रसाई न थी। अचानक इसे पिछली तरफ दीवार में बने सुराख का ख्याल आया, जो इसने कमरे की एक एक ईंट बजाते हुए मिला था। वो फौरन से पेशतर इसकी तरफ लपका और एहतियात से ईंट बाहर खींची। लेकिन अफसोस, इस तरफ भी कोई न था। पंजों के बल ऊंचा होते हुए इसने इधर उधर जहाँ तक मुमकिन था निगाह दौड़ाई। ज़मीन पर गाड़ी के टायरों के निशान ने से चौंका दिया और यकीनन वो शख्स वापसी पर इसी तरफ से गाड़ी निकाल कर ले जाएगा, सोचते हुए इसने अपनी निगाहें बाहर के रास्ते पर जमा दी। 4-5 मिनट पर गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और वो साथ ही जन की आवाज़ के साथ गाड़ी इसके सामने से गुजरी। लैंड क्रूज़र की फ्रंट सीट पर बैठे शख्स को देख कर वो कुछ लम्हों के लिए गोया साख्त हो गया। चौधरी असगर? वो गोमगू की कैफियत में वहीं खड़ा था कि करमदाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ओए, तू इधर क्या करा और ये ईंट क्यों निकाली? ओए तूने? करमदाद ने घबराए हुए लहजे में कहा, जाने कौन है? अगर इसे चौधरी साहब का मालूम हो गया तो समझो मैं तो गया काम से। करमदाद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चौधरी अहमद हसन चौधरी असगर का सगा चचाजाद, चौधरी हशमत का इकलौता बेटा और चौधरी इनामुल्लाह का इकलौता दामाद। करमदाद का मुंह हैरत से खुला रह गया। चंद लम्हों के लिए तो इसे कुछ बोला ही ना गया। साईं आप? दोनों हाथ बांधे हुए एहतराम से नीची नज़र किए खड़ा था। बेशक अहमद हसन ने पेशतर वक्त शहर में गुजारा था, लेकिन चौधरी हशमत मरते दम तक गांव में रहे थे और वहीं दफन हुए थे। इन्हें अपने गांव तो के आसपास के सारे गांव के लोग जानते थे। पर साईं, आपसे क्या दुश्मनी है इनकी? मेरी और मेरी बीवी के साथ साथ हमारी औलाद की बदकिस्मती भी है कि वो भी इकलौती है। एक ही बेटी है मेरी ज़ाती और ससुराली जायदाद की इकलौती वारिस। इसका हाथ मांगा था अपने आवारा और नालायक बेटे के लिए चौधरी असगर ने, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इसी की सजा है। अब ये मेरे पीछे मेरी बीवी को दबाव में लाकर मेरी बच्ची को जिंदा में कैद करने के चक्करों में होगा यकीनन। लेकिन तुम्हें सबसे क्या सरोकार? तुम चौधरी असगर के करेंगे हो। जाओ जाकर इससे कहो कि मर्द है तो मर्दों की तरह बात करें। मैं अपनी सारी दौलत जायदाद से लिख कर देने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी मासूम बच्ची को बख्श दे। मैंने इसे बड़े नाजो नम से पाला। इसके इनके माहौल में वो रचपस न सकेगी और मुरझा जाएगी। आंखों में आई नमी को झटकते से तलखी से कहा, साईं, जैसे वो मेरे बड़े ऐसे आप भी मेरे बड़े हो। मेरे दादा ने बरसों आपके दादा की खिदमत की, फिर मेरे बाप ने शहर का रुख किया तो मैं भी वहीं की गलियों में पलने बढ़ने लगा। बाप के मरने के बाद भी काफ़ी अर्सा वारा फिरता रहा। फिर मेरे तायाजाद भाइयों के कहने पर पिछले 2 सालों से चौधरी असगर के साथ हुई। चोरियों चुकारियों में 1-2 बार जेल भी जा चुका हूँ, जबकि चौधरी असगर इन कामों में मुझे मुलव्वस रखता है। लेकिन सही, अगर हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो दोनों बचकर निकल सकते हैं। अपनी छोटी छोटी आंखों को घुमाते करमदाद ने राजदाना लहजे में कहा। इसे अपना मुस्तकबिल बदलता नजर आया था। क्या मतलब? अहमद हसन ने हैरत से पूछा। मेरे पास दूसरी कोई पनाहगाह नहीं है। पनाहगाह साईं, जहाँ मैं जाकर चौधरी असगर और पुलिस दोनों से बच जाऊँ। अगर आप मुझे वो पनाहगाह देने का वादा करें तो मैं कोशिश करके आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करूँगा। करमदाद ने सरगोशी में बात करते हुए कहा, अगर मैंने तुम जैसे करिंदे पाले होते तो आज यहाँ ना होता। ये मेरा शरीफाना तर्ज ज़िंदगी था जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर मैं भी आम वडेरों की तरह होता तो किसी की जुरत न थी कि यूँ मेरे घराने का तमाशा बनाता। दोनों हाथों को आपस में मिलते चौधरी अहमद हसन की बेबसी अरूज पर थी। देखो सही, आजकल यही असूल है, कुछ दो और कुछ लो। आपके पास ताकत ना सही पैसा तो है। आप मुझे किसी दूसरे मुल्क में सेट करवा सकते हैं, कुछ छोटा मोटा कारोबार करवा सकते हो तो फिर भी ठीक है। 60-70 लाख आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। अभी मेरे आगे एक उम्र पड़ी है, 35 का हो चुका हूँ, हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक शादी नहीं बना सका। अब अगर मुझे गोल्डन चांस आप मैसर कर दो तो मैं आपके लिए राह हमवार कर सकता हूँ। करमदाद ने चौधरी अहमद को देखते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें मेरी ज़ुबान पर एतबार करना होगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौधरी अहमद की बात पर करमदाद ने गहरी सांस भरी। एक आज़ादाना पुरतश ज़िंदगी के लिए सौदा महंगा कुतना था। मुझे मंजूर है, करमदाद ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन ध्यान रखना ये कोई आसान काम नहीं है। चौधरी अहमद ने इसे तनबीह की। फिक्र न करे साईं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। करमदाद ने बात खत्म की और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजे के पास खड़े होकर इसने सामने देखा। आसपास दूर दूर तक कोई न था। इसने गहरी सांस भरते दरवाजे को ताला लगाया और काम का बहाना बनाकर बाहर निकला। अब सबसे पहला काम इसे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाने का करना था और यकीनन इसके लिए से किसी की मदद दरकार थी। खुद इस पर तो न जाने कितने अफराद निगरानी पर मामूर थे। वो अगर ये लोगों की तादाद न जानता तो, लेकिन निगरानी से
तो वाकिफ़ था ना, जब इस राजदाराना काम को मज़ीद राजदारी से सरअंजाम देना चाहता था और इसके लिए से कम अज़ कम 3 से 4 माह का अरसा दरकार था। चौधरी असगर की खुफिया जेल फ़रार के लफ्ज़ से नाआशना थी और इसका हौसला सिर्फ़ और सिर्फ करमदादी कर सकता था, जो यहाँ का दाता तस्वर किया जाता था। चलो, हो सकता हूँ बेचारा अहमद हसन बच जाए। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद इन सब ने सेकंड ईयर की तैयारी के लिए एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और अब जबकि सेकंड ईयर के दाखिला टेस्ट शुरू थे तो वह सब शौकियाँ छोड़ छाड़ संजीदगी से पढ़ाई की तरफ मतवज्जा थी। फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर में भी अच्छे नंबरों से पास करने का अज़म लिए हुए थी। दाखिला टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही इन सबको के तैयारी के लिए फ्री कर दिया गया और यूँ वो सब घरों में बैठी दिन रात तैयारी में जुटी हुई थी। उस पर बेटा कुछ देर आराम कर लो, फिर पढ़ लेना, खतीजा बेगम ने इसे मुसलसल कई घंटों से पढ़ते देख कर कहा। बस अम्मी थोड़ी देर और, फिर उठने लगी हूँ, उस्मा ने नरमी से कहकर दोबारा खुद को किताब की तरफ मतवज्जा कर लिया। या अल्लाह, मेरी इस बच्ची की मदद फरमाई मौला, इसे दीनी और दुनिया हर इम्तिहान में कामयाब करना, आमीन। उस वक्त इम्तिहान तक खतीजा बेगम के लबों पर एक ही दुआ थी। आखिरी पेपर देकर जब घर आई तो छोटे ताए ने लेने आ पहुंचे थे। बैग में अपने चंद जोड़े और ज़रूरत की चंद चीज़ें लिए दोनों माँ बेटी गाँव आ गई। अगरचे प्रैक्टिकल के लिए उस को भी जाना था, लेकिन बकौल चौधरी असकर एक ही दिन की तो बात है, गाँव से आकर दे जाएगी और यूँ इनके पास कहने को कुछ भी ना बचा था। बहुत बुरा है। इशफाक हुसैन, यूनिफॉर्म कैप सर पर जमाते रिवॉल्वर पेटी में रखते इसने ज़ोरदार आवाज़ में कहा तो सल्यूट मारता इशफाक हुसैन फ़ौरन हाजिर हुआ। जी सर। गाड़ी तैयार करो और एक जगह रेड करने जाना है। इशफाक हुसैन को हुक्म देता वह सामने पड़ी फाइल पर एक आखिरी नज़र डालकर इसे दराज में रखने लगा। कितनी गाड़ियाँ सर जी? इशफाक हुसैन ने जाने से पहले पूछा। 3, और जल्दी, अगले 30 मिनट में हमें वहाँ पहुँचना है। इसके कहने पर इशफाक हुसैन सल्यूट मारकर जी सर कहता बाहर निकल गया। सर जी, गाड़ियाँ तैयार है। 5 मिनट बाद इशफाक हुसैन ने इतला दी तो वह सर हिलाता इसके हमरा हो लिए। इसकी गाड़ी में बैठते ही तमाम गाड़ियाँ हरकत में आ गई और आगे पीछे तेरी से महवे सफ़र हुई। तकरीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ियाँ एक दरमियानी दर्जे के रिहायशी इलाके के पास पहुँच गई। जब अब्बास हैदर ने हाथ बढ़ाकर वायरलेस पकड़ा और अपने पीछे आती गाड़ियों को हदायत जारी की। 08, आप अगले मोड़ पर गाड़ी रोककर गली में फैल जाएं। गली के आखिरी 2 मकान हमारा फोकस है। इसके अलावा भी ध्यान रहे आसपास के घरों से भी कोई मुश्तबा फर्द भागने न पाए। यस सर, जो हुक्म। अब्बास हैदर के हुक्म पर धीमी पड़ती गाड़ी, जिसका नंबर आखिरी नंबर 08 था, जन से इन दोनों गाड़ियों के बीच में से निकल आया आगे बढ़ गई। 09, आप यहीं रुककर हमारा इंतज़ार करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे, अब्बास हैदर ने कहते हुए अपनी गाड़ी भी साइड पर की। रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने फौरी गाड़ी रोकी और साथ ही 09 ने भी इनसे चंद फीट के फासले पर ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के रुकते ही अब्बास हैदर और इनके साथ मौजूद अफराद तेजी से बाहर निकले और मुहतात कदमों से गली में दाखिल हो गए। अपने साथ आए अफराद को मुख्तलिफ पोजीशंस पर खड़ा करके एसपी अब्बास हैदर ने अपनी जगह का तयन किया और आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के बाहर आने की आहट सुनकर वो दरवाजे के सामने से हटकर फ़ौरन साइड पर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कौन? अंदर से सवाल किया गया। कोई जवाब न पाकर दरवाज़ा खोलकर गली में झांकने की कोशिश करता शख्स अगले लम्हे अब्बास हैदर की मजबूत गिरफ्त में था। मुंह पर जमे मजबूत हाथ की बदौलत वो कोई भी आवाज़ निकालने से कासिर था। कल रात जो नए किराएदार आए हैं वो चाहिए हमें, बस इसीलिए आवाज़ निकालने की कोशिश मत करना। वो राते लहजे में कही कि अब्बास हैदर की बात इसकी रही से मज़ाहमत भी दम तोड़ गई। इशारे पर साथ मौजूद पुलिस एहलकार तेजी से अंदर दाखिल हुए और बासानी मतलूबा अफराद को हिरासत में ले लिया। इन तीनों मुजरिमान के पास से असला भी काफ़ी मिकदार में बरामद हुआ। मालिक मकान को भी पूछपछ कर लिए। साथ लिए वो वापस हुए तो रास्ते में अब्बास हैदर ने आला अफसरान को इन अफराद की गिरफ्तारी की खबर दी। मतलूबा अफराद की तलाश में पुलिस पिछले 1 साल से ख्वार हो रही थी और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसका सहरा अब्बास हैदर के सर था और अपनी इस कामयाबी पर बेतहाशा खुश था। चल जाके अहमद हसन भी बाजियाब करा ला, लेकिन मुंडे को पता लगेगा तो मुंडा कराएगा। रज़िया, चौधरी अस्कर ने दूध का गिलास ले जाती रज़िया को पुकारा। जी साईं। रज़िया फ़ौरन इनके सामने आ मौजूद हुई। ये दूध किसके लिए ले जा रही हो? साईं, खतीजा बेगम के लिए, रज़िया ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, इन्हें कहना कि आकर मेरी बात सुन जाए। चौधरी अस्कर कहकर आगे बढ़ गए। रज़िया के पैगाम देने पर थोड़ी देर बाद खतीजा बेगम इनके सामने थी। देखो खतीजा, अब अहमद हसन का तो कुछ पता नहीं चल सका, इसलिए मेरा और भाई साहब का ख्याल है कि तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। किसी एक बच्चे को अपना बेटा बना लो, जिसको चाहो बच्ची की शादी कर दो, ताकि तुम अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाओ। चौधरी अस्कर की बात पे चौधरी अकबर ने भी सर हिलाया, गोया वो भी इससे मुत्तफिक थे और अब साफ बात करने के सिवा कोई चारा न था। भाई जी, इसे आप मेरी दरख्वास्त समझें या मिन्नत, लेकिन खुदारा मेरी बच्ची पर तरस खाएं। मैं जिस बच्चे को आप चाहो सरपरस्ती में ले लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसवा का भाई बनाकर, और इससे ज़मीन जायदाद का वारिस भी बना दूंगी, लेकिन इसके बदले आप उसवा को आज़ाद कर दें। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले में आज़ाद हो। खतीजा बेगम ने गोया आखिरी बाजी पर अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी। तुम हमें बरादरी में जलील करवाना चाहती? ये किसी मुमकिन सूरत मुमकिन नहीं है। खतीजा, तुम्हें हर हाल में बच्ची को हमारे बेटों में से किसी एक से ब्याना होगा, वरना दूसरी सूरत में हर नफ़ा नुकसान की तुम जिम्मेदार होगी। चौधरी अस्कर की बात में वाज़ेह धमकी पर खतीजा बेगम कपकपा कर रह गई। फ़ौरन मसालत की राह इख्तियार की। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपकी बच्ची आपका खून है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। खतीजा बेगम की बात पर दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। अब की ना अक्ल वाली बात। और देखो, उसवा हमारी बेटी है, इसे अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला करने का पूरा इख्तियार है। तुम इससे मशवरा कर लो, फिर चाहे वो तनवीर की ज़िंदगी का साथी चुने ख्वाह सलमान को।
हमें इसका हर फैसला कबूल होगा। चौधरी अकबर के कहने पर खदीजा बेगम इस बात में सर हिलाती उठ आई। इनका जहन तेरी से जोड़ तोड़ में मसरूफ़ था और जल्दी ने एक राह फरार मैसर आ गई। चलो आहू सोच समझ के फैसला करे दादा लान दिया को जान छुड़ान दा। अम्मी अगले हफ्ते मेरा प्रैक्टिकल है और कल से तैयारी के सिलसिले में टीचर्स ने बुलवाया हुआ, तायब जाने देंगे मुझे? उम्मे उस्मान ने आस बीम में डूबे माँ से सवाल किया तो खदीजा बेगम की पुरसोच निगाहें इसके चेहरे पर टिक गई। उस वक्त मेरी बात गौर से सुनो, खदीजा बेगम ने इधर उधर देखते से धीमी आवाज़ में कहा। वो दोनों माँ बेटी इस वक्त हवेली के दालान में बैठी चाय पी रही थी और आसपास कोई ना था। मर्द हजरात अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात में घर से बाहर थे। एमन अपनी माँ के साथ ननियाल गई भी थी, रही समीना भाभी तो वो अपनी निगरानी में खाना पकवा रही थी और इससे सुनहरी मौका इन माँ बेटी को मैसर न आता बात करने को इनके अंदाज़ पर उस्वा ने इस्तफसार वाले अंदाज पे इन्हें देखा। उस्वा हालात इस नहज पर आ पहुँचे कि अब हमें कोई हतमी फ़ैसला कर लेना चाहिए। तुम्हारे ताया चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सलमान या तनवीर में से किसी एक से कर दी जाए। खदीजा बेगम के कहने पर उम्मे उस्वा सख्ती की कैफियत में आ गई। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारे ताया इस शर्त को छोड़ दे, लेकिन वो किसी सूरत इसके लिए मादा नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ ज़मीनों के लिए कर ले। और ज़मींदार ज़मीनों से कितनी मोहब्बत करते तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ताया ने बात ना मानने के चक्कर में हर किस्म के नफ़ा नुकसान से खुद को बरी करार दे दिया और इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब यह है कि वो हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकते। तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है किसी रोज़ मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा और फिर तुम इनके लिए कुछ मुश्किल ना खड़ी कर सकोगी। खदीजा बेगम के कहने पर उम्मे उस्मान ने तड़प कर इन्हें देखा। नहीं अम्मी, बाबा के बाद अब मैं आपको किसी सूरत नहीं खोना। आप तायब से कहें मुझे इनका हर फैसला मंजूर है। शायद इस जरिए बाबा भी हमें वापस मिल जाए। उस्वा के कहने पर खदीजा बेगम ने फ़ख्र और खुशी की मिली जुली कैफियत में से देखा। इनकी बेटी अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती थी कि इनकी खातिर अपनी सारी ज़िंदगी दाव लगाने को तैयार थी। उन्होंने उस्वा का चेहरा दोनों हाथ में थाम कर इसके माथे पर बूसा दिया और धीरे से इसका गाल थपथपा कर मुस्कुराई। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम खुद को पाबंद सलासल कर लो। मेरी बात गौर से सुनो, उस वक्त तुम सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन कॉलेज जाओगी। बात करते करते खदीजा बेगम की आवाज़ मज़ीद धीमी होगी और इनकी बात सुनते सुनते कभी उस्वा नफ़ी में सर हिलाने लगी तो कभी इस्बाती अंदाज में, लेकिन बिलाकर खदीजा बेगम ने इसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। अब इन्हें तयशुदा दिन का इंतज़ार था। भाई कहाँ हैं आप? वहाँ कमरे का दरवाज़ा नॉक करती अंदर आई और कमरे में बाज सदर को मौजूद न पाकर आवाज़ दी। फिर बालकोनी का दरवाज़ा खुला पाकर इधर ही आ गई, जहाँ बाज सदर दोनों कोहनियाँ रेलिंग पर टिकाए सामने सड़क पर नजरें जमाए खड़ा था। आहट पर मुड़कर माँ को देखा तो धीमे से मुस्कुरा दिया। भाई अगर आप फारिग हैं तो मुझे और मामा को मामू के यहाँ ले चले। वहाँ के कहने पर इसने हाथ मोड़कर घड़ी पर टाइम देखा। ड्यूटी से वापसी पर 1 घंटा अब जिम जाने का था, मगर वहाँ की फरमाइश। खैरियत आज क्या खास है भाई? इसने इस्तफसार किया। कल शब बारात है ना, तो इसलिए हादी अपी को चीज़ें देने चाहिए। माँ के कहने पर इसने हैरत से माँ को देखा। क्यों भाई, हादिया के शब बारात पे खाने पीने का स्टॉल लगाने लगी है? अब्बास हैदर की बात पर माँ खिलखिलाकर हंसी। अरे नहीं भाई, ये दरअसल रस्म होती है। मंगनी के बाद खास मौके पर लड़के वाले लड़की के लिए चूड़ियाँ कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं। माँ ने मदबराना अंदाज में समझाना चाहा तो अब्बास हैदर ने कंधे उचकाए। जो मर्जी है रवाज बना लेते हैं हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में। हालांकि इस्लाम में तो ऐसी कोई रस्म नहीं। अब्बास की बात पर माँ ने शरारत से सर उठाया। आप खर्चे की वजह से कह रहे हैं? मैं बताऊँगी हादिया आपी को। माँ की बात पर अब्बास का कहका बेसाख था। तुम्हारी हादिया आपी DIG है जो मुझे ड्रावा दे रही हो? खैर खर्चे की बात नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था। अब्बास ने माँ के अंदाज पर कहते हुए बात खत्म की। चले फिर तो हमें छोड़ आए ना, पहले काफ़ी टाइम हो गया। माँ के कहने पर इसमें इस बात में सर ला। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। बालों में ब्रश करता गाड़ी की चाबी उठाए वो बाहर निकला। नीचे आया तो मामा तैयार कर दी। तुम भी चलो ना अब्बास, मामा ने इसे भी साथ चलने को मामा ने इसे भी साथ चलने को कहा। नहीं मामा, मुझे भी जिम जाना है, इसके बाद एक दोस्त की तरफ जाना है। काफ़ी अर्से बाद इससे मुलाकात होगी। अब्बास के कहने पर इन्होंने खफकीसे से घूरा। कभी तो थोड़ा टाइम हमें भी दे दिया करो, हर वक्त भाग दौड़ मसरूफियत। इन्होंने गिला किया तो अब्बास ने मोहब्बत भरे अंदाज में दोनों कंधों से थाम लिया। मामा वैसे तो ना कहीं, जब भी टाइम मिलता आपके पास ही होता हूँ, इसने मोहब्बत से कहा। बस रहने दो तुम, जितना वक्त तुम हमारे साथ गुजारते हो अच्छी तरह सीलम है मुझे, ज़ाहदा बेगम ने प्यार भरी खफकी से कहा। और इससे पहले कि अब्बास कुछ बोल पाता माँ फ़ौरन बीच में कूद पड़ी। ओहो मामा बस करे, अब ना तो भाई मानेंगे और ना ही आप। फिर फ़ायदा ऐसा ना हो कि मामू के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। माँ के याद दिलवाने पर ज़ाहदा बेगम भी सर हिलाती चादर ओढ़ने लगी। अरे हाँ चलो अब्बास, हमें जल्दी से छोड़ो, वापसी पर भाई खुद छोड़ जाएंगे। अगर कोई इंतजाम ना हो तो तुम्हें कॉल कर दूंगी, ठीक? इनके कहने पर अब्बास ने इस बात में सर हिलाया। अगर मामू घर ना आए या कोई और मसला हुआ तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं पिक कर लूँगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसने कहा तो ज़ाहदा बेगम सर हिलाती गाड़ी में बैठ गई, जबकि वहाँ पहले से बैठ चुकी थी। अब्बास ने अपनी सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की और चौकीदार के पहले से वाक़िया गेट में से जन से निकाल कर ले गया। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। कॉलेज यूनिफॉर्म में तैयार खड़ी उम्मे उस्मान ने अंदर दाखिल होते चौधरी अकबर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ की तैयारी है? इन्होंने छंबे से देखा और उम्मे उस्मा को गेट तक खुदाफिज कहने आई हुई खदीजा बेगम ने जल्दी से आके बढ़ के मुतमिन करना चाहा। वो भाई जी, उस्मा का आज प्रैक्टिकल है ना, आपको पता तो है, बस 2 घंटे का पर्चा, फिर इसके बाद सीधी घर और मेरी बच्ची FSC की कर लेगी। और भाई जी मैंने उस्मा से पूछ लिया, जाओ उस्मा तुम देर हो रही है। इन्होंने जल्दी जल्दी बात करते आखिर में चौधरी अकबर के मतलब की बात करके इनका ध्यान हटाया और उस्मा को जल्दी से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठने का इशारा किया, जो उनके कहने पर ड्राइवर बाहर निकाले खड़ा था। तो क्या कहा फिर उस्मा ने? चौधरी अकबर बेध्यानी में उस्मा की तरफ देखते खदीजा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुए।
इसने कहा जो आपको मुनासिब लगे इसे वही फैसला मंजूर होगा जो आप दोनों भाइयों की बाहमी मशवरे से होगा। चलो फिर आज अस्कर आते तो फाइनल बात करते हैं, फिर ब्याह की तैयारी करो तुम लोग। इन कुड़ियों के तो हज़ार बखेड़े होते हैं। अच्छा वक्त पे सब तैयार हो। चौधरी अकबर कहते अंदर की तरफ बढ़ गए। खतीजा बेगम आंख में ही नमी गैर महसूस अंदाज में साफ करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इनके लब मसलसल पिट कर रहे थे और दिल के अनजाने खदशे के तहत मामूल से हटकर धड़क रहा था। या अल्लाह मेरी बच्चे की हिफाजत फरमाई मौला। इन्होंने अंदरूनी खलफशार से नजर चुराकर दुआ की और बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। देखो की बंद। माँ प्लीज़ मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। माँ जैसे कॉलेज में दाखिल हुई उम्मे उस्मान ने बगैर सलाम दुआ के इसका हाथ पकड़ा और तेजी से दरख्तों की कतार के पीछे ले गए, जहाँ पहली निगाह में किसी को नज़र नहीं आ सकती थी। खैरियत उम्मे उस्मान, ऐसी क्या अफ्ताद आन पड़ी जो तुम ये बगैर सलाम दुआ के, और बाकी सब कहाँ हैं? माँ ने हैरत से देखा। मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और तुम्हारा यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना शुरू कर दिया। उस्मान ने इसके सवालों के जवाब दिए। माँ मैं तुमसे एक दोस्त की हैसियत से अगर मदद मांगूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? उम्मे उस वक्त गैर मुतवक्का सवाल पर माँ ने छंबे से देखा। हाँ ज़रूर, अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगी इंशाल्लाह। कि आज प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं तुम्हारी? माँ के जवाब पर उम्मे धीरे से मुस्कुराई। ये तो एक आम सा प्रैक्टिकल है माँ, जबकि मुझे अपने एक और इम्तिहान में तुम्हारी मदद चाहिए, ज़िंदगी के इम्तिहान में। उम्मे इस वक्त के जवाब पर माँ ना समझी कि कैफियत में से देखेगी और माँ के कुछ न पूछने पर उम्मे उस्मान ने खुद ही से धीरे धीरे तमाम हवाल कह सुना और इसकी बातें सुनकर माँ गोया सकते की कैफियत में आ गई। ओ माय गॉड, तुम पिछले 2 साल से अजियत से आ रही हो और हमें बताना तक गवारा नहीं किया। माँ बेसाख्ता चीखी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। माँ हमें जब अपनों का यकीन नहीं था तो फिर किसी और पर क्या भरोसा कर दो प्लीज़। हमारी और फिर हमारी नई नई दोस्ती थी, मैं कैसे किसी पर एतबार कर लेती? आंखों में आई नमी छटकते हुए उम्मे उस्मान ने जवाब दिया तो महा सर हिला कर रह गई। चलो खैर कोई बात नहीं, अब ये बताओ मुझसे किस किस्म की मदद चाहती हो? महा ने कहा तो उम्मे उस्मान ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ लिया। महा तुम्हारे भाई पुलिस में है, अगर वो मेरी कोई मदद कर सके, लेकिन ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अगर मेरे ताया को भनक भी पड़ गई तो आईजी तो क्या वो बड़े से बड़े ऑफिसर के जरिए से तुम्हारे भाई को प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अरसे तक तुम्हारे घर में रूपोश हो जाऊँ तो किसी को भी शक नहीं घुसेगा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता। अगर ऐसा हो भी गया तो भी तुम्हारे भाई कुछ तो मामला संभाल लेंगे। उम्मे उस्मान ने कहा तो महा ने गहरी सांस भरी। मुझे तो बज़ाहिर इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये सब भाई से पूछना पड़ेगा, शायद वो हमें कोई बेहतर मशवरा दे सके। महा के कहने पर उस्मान ने संजीदगी से सेकने से देखा। महा तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे भाई आम पुलिस ऑफिस के सर्च की तरह नहीं है? मैं ऐसा ना हो कि मेरे ताया के दबाव में आकर मुझे ताया को वापस दे जाए। अगर ऐसा हुआ तो यकीन करो वो एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे कत्ल करने में, क्योंकि एक माकूल बचा इनके हाथ आ जाएगी। उम्मे उस्मान ने खौफज़दा लहजे में कहा। अरे नहीं उस्मान, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मेरे भाई एक बहुत ईमानदार ऑफिसर और फिर मेरे हवाले से तुम इन्हें भी अजीज़ होगी। माँ के तसल्ली देने पर उस वक्त कुछ पुरसकून हो गए। थोड़ी देर में सुंदस, रीदा और किंजा भी आ गई तो वो सब बातों में मशगूल होगी। प्रैक्टिकल के इख्तिताम पर रीदा और किंजा तो अपनी वैन पर चली गई, जबकि सुंदस माँ के घर जाने का प्रोग्राम बनाए बैठी थी। माँ इन दोनों को बातों में मशगूल छोड़कर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब इसकी वापसी हुई तो हाथ में मकई के भुट्टे थे जो इसने एक एक इन दोनों को पकड़ा दिया। सुंदस प्लीज़ ज़रा कैंटीन से बोतलें तो पकड़ना। माँ ने सुंदस से कहा तो सर लाती उठ खड़ी हुई। सुंदस के जाते माँ ने तेरी से अपने बैग से अपनी चादर निकाल कर उम्मे उस्मा को थमाई। बाहर काले रंग की गाड़ी खड़ी है, पुलिस हूटर वाली। ये चादर ओढ़ो और भाई को जाकर सारी बात बताओ। मैंने इन्हें बताया कि तो वो कहने लगे कि वो तुमसे भी कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। वो खुद ही तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं सुंदस के साथ रिक्शे में घर चली जाऊँगी, जल्दी करो, सुंदस आने वाली होगी। वहाँ के तेरी से कहने पर वो भी जल्दी जल्दी चादर ओढ़ती बाहर निकले, जहाँ अब्बास सैदर गाड़ी का दरवाज़ा खोले इसका मुंतज़िर था। उस पर के बैठते इसने गहरी नज़र उस पर डाली और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले। जी मिस, मुझे माँ ने आपके बारे में बताया, लेकिन मैं आपसे भी सब जानना चाहूँगा। अब्बास सैदर के कहने पर उम्मे उस्मान ने धीरे धीरे से सारी बात कह सुनाई। लेकिन आप दोनों माँ बेटी कानूनी मदद क्यों नहीं हासिल करती? अगर आपको शक है कि आपके ताया आपके वालिद के अगवा में मुलव्वस है तो फिर आपको इन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अब्बास सैदर के कहने पर उस्मान ने आंसू भरी आंखों से देखा। अम्मी का ख्याल है अगर हमने ऐसा किया तो वो कहीं बाबा को नुकसान ना पहुँचाए या फिर मुझे, बस इसी डर से। और यही हकीकत है, वो लोग जायदाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगरचे अम्मी ने कहा था कि सब जायदाद ले लें, लेकिन मुझसे शादी वाली बात रहने दें, मगर इस पर ताया ने अम्मी को अच्छी खासी धमकियाँ दी थी। आप प्लीज़ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पनाह दे दें। हो सकता है कि मेरी गुमशुदगी की सूरत में मेरे बाबा को रहा कर दें और फिर बाबा सारी जायदाद इनके हवाले करके मुझे खामोशी से आपके घर से ले जाएंगे। उम्मे उस्मान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो अब्बास हैदर से देख कर रह गया। लेकिन ये तो एक मफरूज़ा है ना, ज़रूरी तो नहीं कि आपके बाबा को इन्होंने कैद करके रखे हों। अगर ऐसा हो भी तो फिर तो बीबी खुदा ना ख्वास्ता आपके बाबा को वो। अब्बास हैदर ने बात थोड़ी छोड़ दी, मगर उम्मे उस्मा की तड़प ने मुब्तला कर दिया कि वो इसका मफहूम समझ गई है। अल्लाह ना करे ऐसा, और अगर हुआ भी तो भी आज तो ख़त्म हो जाएगी ना। हकीकत लाख तलक से मुझे हर हाल में इसका सामना तो करना ही है। उस वक्त की बात पर अब्बास से देख कर रह गया। इतनी छोटी सी उम्र में लड़की कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थी। इस लम्हे इसे जी भर के इन लोगों पर गुस्सा आया था जो इस मासूम की खुश आंखों में उदासी और खौफ फैलाने का सबब बने थे। अगर इसका बस चलता तो वो शायद इन्हें जिंदा दरगोर कर देता कि ऐसे लालची लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था, लेकिन वो कानून का रखवाला था और कानून की पासदारी इसका अव्वलीन फ़र्ज़। चलें ठीक है, फिर ऐसा भी करके देख लेते, लेकिन माजरत के साथ मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि तफ्तीश की सूरत में
माहा की आपसे दोस्ती सामने आ जाएगी। अब्बास की बात पर उसवा ने नासमझी से देखा और बेसाख्ता बोल उठी, मेरी वापस जाते मेरा निकाह कर दिया जाएगा और मेरे फरार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उसवा के कहने पर अब्बास धीरे से मुस्कुराया, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप वापस चली जाए, बल्कि मैं अपने एक दोस्त के घर आपको छोड़ आऊँगा। वो भी अपनी मेरी तरह एसपी है और वो भी लड़की है, भी लड़की, आपको वहाँ रहने में कोई मसला नहीं होगा। अब्बास की बात कहने पर उसवा की रुकी हुई सांस बहाल हुई और बस बात में सर हिलाती रुख मोड़ की। जबकि अब्बास ने फ़ोन कॉल निकाल कर उर्वा के घर में मौजूदगी की तस्दीक की और फिर गाड़ी का रुख उर्वा के घर की तरफ मोड़ दिया। अच्छा, मैं तो कैसे शायद उर्वा ने वैसे कॉम्प्लीमेंट्री नाल रखा है, लेकिन चलो वो भी दिखा रही थी। खदीजा बेगम बेचैनी से कमरे के चक्कर काट रही थी। उम्र उस वक्त घर से गए 4 घंटे हो गए, तो अब तक इसे घर वापस पहुंच जाना चाहिए था और अगर प्लान के मुताबिक वो माँ के साथ जा चुकी थी तो फिर इसे फ़ोन तो कर देना चाहिए था। जैसे जैसे वक्त गुजरा था इनकी परेशानी बढ़ रही थी। ठीक आधे घंटे बाद इनके हाथ में पकड़े मोबाइल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने तेजी से सब्ज़ बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो, इन्होंने धीमे लहजे में कहा। अम्मी, उस वक्त की आवाज़ ने इनके अंदर तवानाई भर दी। मेरी जान। खदीजा बेगम के मुँह से वो मुश्किल निकल सका। दूसरी तरफ उस पर भी माँ की कैफियत समझ गई। जब धीरे धीरे इन्हें अब्बास हैदर से की गई सारी बातें और आखिर उर्वा के यहाँ ठहरने का बताया। अभी उस और भी कुछ कह रही थी कि अचानक चौधरी अकबर के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। इन्होंने तेजी से हाथ में पकड़े मोबाइल को खोलकर सिम निकाली और बैटरी दोबारा मोबाइल में डालकर मोबाइल दराज में फेंक दिया और ख़ुद तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सिम के 2 टुकड़े करके इसे फ्लैश में बहा दिया। खुद बाहर आकर कमरे से बाहर निकली थी कि चौधरी अस्कर से मतभेड़ होगी। उम्मे उसवा कहाँ है? ठंडे लहजे में पूछे कि सवाल इनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट जगा दी। क्योंकि कॉलेज गई है। क्यों? खैरियत? बावजूद कोशिश के भी इनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। इनकी बातें अधूरी रह गई क्योंकि चौधरी अस्कर का भारी हाथ का थप्पड़ पूरी शिद्दत इनके गाल पर पड़ा और लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। तकलीफ की शिद्दत से इनकी आंखों में आंसू आ गए। उल्लू की पट्टी, वो हरामजादी कॉलेज में नहीं है। पिछले 2 घंटों से ड्राइवर वहाँ खड़ा ख्वार हो रहा था और वो मनहूस इसे चकमा देकर भाग गई। बता कहाँ भेजा तूने इसे? खदीजा बेगम को बालों से पकड़कर खींचते हुए चौधरी अस्कर ने पूछा तो खदीजा बेगम के साथ साथ समीना की भी चीखें निकल गई। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो इसने खुद कहा है कि जिससे चाहे उसकी शादी कर दे, कि कहीं मेरी उसवा अगवा। खदीजा बेगम की बात चौधरी अस्कर ने छटके से बाल छोड़ने पर फिर अधूरी रह गई। कोई अगवा नहीं हुई तुम्हारी बेटी, ज़रूर अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी, लेकिन तुम याद रखना, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, इसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इतने करोड़ों की ज़मीन हमारे पुरखों की निशानी है, वो नीच किसी और की झोली में डाल दी। चौधरी अस्कर की गैरत गवारा नहीं कर सकती, चाहे बेवा करके सी। एक बार तो ज़रूर से अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगा और इसके बाद अगर मेरा गैरतमंद पुत्र इसे गोली भी मार दे तो भी कोई इसे कुछ नहीं कह सकता और तुम देखना इसके साथ होगा भी यही। चौधरी अस्कर मुँह से कफ उड़ाता अपनी बात कहकर बाहर की तरफ चला गया, जबकि खदीजा बेगम वहीं ज़मीन पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी और समीना बेगम इन्हें गले से लगा खामोशी से थपके जा रही थी कि एक हरफ तसल्ली भी तो इनके दामन में ना था। वडेरों की बेटियां वडेरों के तौर तरीके अच्छे से जानती थी। अब उस की वापसी गोया इनकी मौत ही तो थी। या अल्लाह, मैंने तेरे आसरे पर इतना बड़ा रिस्क लिया, मेरे शौहर और मेरी बेटी की हिफाजत फरमाए मेरे मौला। फूट फूट कर रोते इन्होंने दिल ही दिल में अपने प्यारों की खैरियत की दुआ मांगी। बेचारी सही तो हुई है। करमदाद, करमदाद। चौधरी अस्कर की जोरदार आवाज़ पर करमदाद भागता भागता इसके पास है। जी साईं, हुक्म। दोनों हाथ जोड़े, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो और इसे तकबीर रोड तक छोड़ा, आगे से खुद ही घर पहुंच जाएगा। अल्लाह, छोड़ देता उन्होंने। चौधरी अस्कर की गैर मुतवक्का बात सुनकर करमदाद हैरान रह गया। चौधरी अस्कर और किसी एक वाशुदा को रहा करे? जी साईं। हैरत की ज्यादती से इसकी आवाज़ कब आई। और एक बारी का कहा तुझे समझ नहीं, कहा हुआ तुझे समझ नहीं आता, जा जल्दी कर, इसे पहुंचा करा। चौधरी अस्कर के गुस्से से कहने पर करमदाद जल्दी से अंदर की तरफ मुड़ गया। सही कहते, हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। अब बेटी की यारियों के किस्से सुनेगा तो खुद ही गैरत के मारे ज़मीनें हमारे नाम कर देगा, फिर दोनों बाप बेटी जाए फाड़ में हमारी बला से। मूँछों को ताव देते चौधरी अस्कर ने खुद कलामी की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज पूरे 10 दिन बाद जब तमाम तर कोशिश के बावजूद भी उस पर का कुछ पता न चल सका, तो चौधरी अस्कर ने चौधरी अकबर से मशवरा करके चौधरी अहमद हसन को रहा कर दिया था, ताकि उस पर की गैर मौजूदगी को गलत रंग में पेश करके तमाम ज़मीनें हथियार लें और बरादरी की जिल्लत और खुरवारी से भी बचत हो जाती। चौधरी अस्कर ने बहुत सोच समझ कर भी साथ बिछाई थी और अब अपनी जीत का मंतज़र था। तैनू छित्तर ही मिलणगे को। चलो साईं। करमदाद ने दरवाजे के दोनों पटवा करते चौधरी अहमद को बाहर निकलने का दिया। क्या मतलब, तुमने कर लिया इंतजाम? चौधरी अहमद ने सवाल किया। नहीं साईं, इसकी तो नौबत ही नहीं आई। चौधरी अस्कर ने खुद ही आपको तकबीर रोड छोड़ने का कहा। करमदाद के कहने पर चौधरी अहमद ने पुरसोच अंदाज में सर उठाया। लेकिन क्यों? करमदाद ने चौधरी के सवाल पर लाइल्मी में कंधे उचकाए। क्या कह सकता हूँ सरकार, शायद इनका मकसद पूरा हो गया, वरना चौधरी अस्कर और बंदा छोड़ दे सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो तड़पा तड़पा के मारने का कायल है, आपसे रिश्तेदारी का लिहाज करके शायद। करमदाद की बात पर चौधरी अहमद तड़प उठे। नहीं, सर को नफ़ी में हिलाते उन्होंने जोर से कहा। ओ मेरे खुदा, कहीं इन्होंने उस की शादी अपने निकम्मों में से किसी के साथ तो नहीं कर दी? चौधरी अहमद ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। हो सकता है साईं ऐसा ही हो, लेकिन ये तो आपको घर जाकर ही पता लगेगा ना। अल्लाह सब खैर करे साईं। पर साईं है तो आप मुश्किल में, परेशानी में, लेकिन मुझने माने की अर्ज़ याद रखना। अल्लाह ने अगरचे खुद ही चौधरी अस्कर के दिल में आपके लिए रहम डालती है, लेकिन फिर भी कोशिश करके चंद लाख में अगर मैं गरीब को इस गुनाह के दलदल से निकाल दूँ तो तमाम उम्र दुआएं दूंगा। करमदाद के कहने पर चौधरी अहमद ने गहरी सांस भरी। तुम कागजात बनवाओ करमदाद, मैं तुम्हारा तमाम खर्चा उठाऊंगा, हालात ख्वाह कुछ भी हो, तुमसे किया वादा ज़रूर निभाऊंगा। चौधरी अहमद ने करमदाद को
जवाब देते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो करमदाद भी इसके साथ हो लिया। रास्ते भर इनमें कोई बातचीत न हुई। चौधरी अहमद अपनी सोचों में गुम था और करमदाद ने इसे छेड़ना मुनासिब न समझा। गाड़ी एक झटके से रुकी तो चौधरी अहमद की सोचों को भी ब्रेक लग गया। इन्होंने आंखों पर बंधी पट्टी खोली और गाड़ी से बाहर निकलने लगे। साईं, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करो, आपकी थी को हर मुसीबत से बचाए। करमदाद ने दिल से दुआ दी। चौधरी अहमद इसके खलूस पर दिल ही दिल में मशकूर हुए। सुनो करमदाद, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं नया मोबाइल लेकर तुमसे ज़रूर रब्ता करूँगा। चौधरी अहमद के कहने पर करमदाद ने जल्दी से सामने पड़ी कापी उठाई, नंबर लिखकर चिट फाड़ी और चौधरी अहमद की तरफ बढ़ा दी। चौधरी अहमद ने चिट जेब में रखकर हाथ हिलाया और कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। तकरीबन 3 मिनट बाद वो अपने घर के सामने था। अरे साईं, आप कहाँ थे आप जी? दोनों बीबियों ने तो रो रो कर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र साईं, आप मिल गए जी। गेट पर ऊँगते चौकीदार ने जैसे चौधरी अहमद को देखा तेजी से इसके पास आकर बेरवत अल्फाज में बोला। खुशी के मारे बड़ी बीबी और छोटी बीबी ने आपका इंतज़ार किया और फिर बड़े साईं इन्हें अपने साथ गाँव ले गए कि जब आप आओगे तो दोनों बीबियाँ भी घर आ जाएंगी। चौकीदार ने तफसीलन बताने पर सारी लाते अंदर की तरफ बढ़ गए। ठंडे पानी का जग और ग्लास ले चौकीदार की बीवी शीदा फ़ौरन बाहर और तकरीबन अपने मियाँ के अल्फाज में खुशी का इजहार किया। साईं, अपना हाकर कपड़े बदल लो, मैं इतने में आपके लिए खाना पका देती हूँ। आप बताओ, आपका क्या खाने को दिल कर रहा है? शीदा की बात पर चौधरी अहमद ने नफ़ी में सर लिया। नहीं शीदा, मैं बस नहाकर गाँव चला जाऊँगा, तुम जहमत मत करो। चौधरी अहमद बात करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अच्छी तरह नहाकर कपड़े बदल कर बाहर और साइड टेबल की दराज से गाड़ी की चाबी निकाली। अपने वॉलेट, शनाख्ती कार्ड, दूसरी विजिटिंग कार्ड्स अंदर ही मौजूद थे, लेकिन ना तो चेक बुक थी और ना ही एटीएम कार्ड। खतीजा ने संभाल लिए होंगे, खुद कलामी के अंदाज में कहते उन्होंने वॉलेट जेब में रखा और बाहर निकला। इन्हें गांव पहुंचने की जल्दी थी। वहां की सूरत हाल से वो ज़्यादा देर बेखबर रहती रही। यकीनन इन्हें कुछ हो जाता। इनकी अजीज जान बेटी और बीबी इस वक्त किस मुश्किल में गिरफ्तार थी। वो इस हकीकत से जल्द बाखबर होकर इस मुश्किल से छुटकारा पाने की तदबीर करना चाहते थे। रास्ते भर अनजाने वसवसों ने घेर रखा। ऐसे वो कब गाँव पहुंचे इन्हें खुद भी मालूम ना हो सका। उफ उर्वा, जल्दी से आ जाओ, पिछले 1 हफ्ते से इस इजाफी ड्यूटी ने थका दी है मुझे, अब्बास सदर खुद कलामी के अंदाज में बोले। मैं कहता आगे बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। हमेशा की तरह आज भी मुस्बा ने दरवाज़ा खोला। बिना पूछे और बंद खुले दरवाजे में खड़ी अब्बास सदर को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराए फ़ौरन सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या इल्हाम होता है कि मेरे आने का टाइम है? अब्बास ने भी मुस्कुराते हुए से छेड़ा। अचानक किसी तरफ से धीमी रोशनी ने एक पल को इन्हें फोकस किया और अगले ही पल नीम तारीकी से आ गई। अब्बास ने चौंक कर सामने देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। तेज़ कदमों से तकरीबन भागते हुए इसे अपना शक दूर करना चाहा, लेकिन मतलूबा जगह पर कोई न था और ना ही करीब में कोई खड़ा नजर आया। जब ये अब्बास वापसी के लिए मुड़ गया, हैरान खड़ी उम्मे उसपा को एक तरफ करता अंदर दाखिल हो गया। ये जाने बगैर कि इसके पीछे दरवाज़ा बंद होते ही सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला था। कोई बहुत देरी से वहाँ से रफू चक्कर हुआ था। आईना देखो, किसी ने फ़ोटो खींची है, मेरे को ना खा लो। खैरियत है? क्या हुआ, इस तरह से क्यों भागे आप? उम्मी उस्मा ने परेशानी से पूछा तो अब्बास ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं? वैसे उर्वा परसों तक आ जाएगी, आज तो इस वक्त इनकी मंगनी की तकरीब हो रही होगी। घड़ी पर निगाह दौड़ाते इसने कहा। आप मेरी वजह से नहीं गए ना? हालांकि आपकी इतनी दोस्ती और वापी से, उस्मा ने शर्मिंदगी से कहा। अरे नहीं, बल्कि मुझे ऑफ नहीं मिल सका। एक ही डिवीज़न में दो एसपी छुट्टी पर चले जाए तो फिर तो काम हो गया, हल्के फुल्के अंदाज में अब्बास ने कहा तो ना चाहते हुए उम्मीद उस पर हंस पड़ी। अच्छा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर, अभी 1 घंटा पहले तुम्हारे पापा गाँव वाली हवेली पहुँच गए। अब्बास हैदर के कहने पर उम्मीद उस पर गोया उछल पड़ी। क्या? थैंक गॉड, इसका मतलब कि अब मैं जल्दी अपने अम्मी बाबा के पास चली जाऊँगी। खुशी के मारे उम्मीद उस की आवाज़ कप आ गई। इसके अंदाज पर अब्बास धीमे से मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, नरमी के कहते हुए उठ खड़ा हुआ। इसका जहन अभी तक इस फ्लैश वाली बात में उलझा हुआ था, जब उसमें उसपा के बारह रोकने पर भी माजूद करके उठ खड़ा हुआ। अरे बास साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? उर्वा का मुलाजिम नफीसा खातून हाथों में चाय की ट्रे उठाए बाहर निकली तो बेसाख्ता बोल उठी। नफीसा खातून, आपकी चाय उधार रही, फिर आकर पी लूँगा, बल्कि साथ में उर्वा की मंगनी की मिठाई भी खाऊंगा। नफीसा खातून से वादा करता बाहर की जानिब बढ़ गया। दरवाजे तक पहुँच कर अचानक वापस मुड़ा तो इसके पीछे से खुदा हाफिज़ कहने वाली उसवा भी रुक गई। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसवा की तरफ मतवज्जा होते इसने सवाल किया। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। आंटी, माँ और सुंदस कैसी हैं? उम्मीद ने जवाब देते हुए अपनी दोस्तों का पूछा। दोनों ठीक है, माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है, अक्सर तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। अम्मी को भी बहुत फिक्र थी तुम्हारी। इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुई कि तुम्हें यहाँ क्यों रखा, अपने घर में ठहरा लेते, लेकिन फिर मेरे समझाने पर मान गई। वो बार बार कह रही थी कि उसपा को कहना परेशान ना, अल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी करेगा। फ़ोन करने मिलने को बेचैन थी, लेकिन मैंने एहतियात के बायस मना कर दिया। अब्बास सैयद ने तफसीलन तमाम अहवाल कह सुनाया। मैं भी इन्हें बहुत याद करती हूँ। अब मेरे पापा आ गए तो इंशाल्लाह जल्दी मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तब मैं ज़रूर आऊँगी आपके घर माँ और आंटी से मिलने और शुक्रिया अदा करने। और सुंदस के यहाँ भी जाऊँगी। आपकी मंगनी के बाद से तो भादी आपी से भी आशनाई होगी है। बहुत नाइस है वो, आपका कपल एक परफेक्ट कपल होगा। उम्मीद इस पर बात करते करते रुकी थी। अगर जब अब्बास इधर और अच्छा लगने लगा था, लेकिन हादिया से मंगनी के बाद वो किसी की अमानत था, खुद अब्बास से छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। ऐसे में दिल में पमती मोहब्बत को दिल में दबाए इसने हादिया और अब्बास के बारे में बड़े हकीकत पसंदाना कमेंट्स दिए। इसकी तारीफ पर अब्बास बेसाख्ता मुस्कुराए। तारीफ का शुक्रिया, अच्छा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अलविदाई कलमात कहते अब्बास इधर वापसी के लिए मुड़ गया तो उम्मीद ने भी दरवाज़ा बंद किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। अपने घर वापस जाने का खुशकुन एहसास से महसूस किया दे रहा था। बस होर बेचारे आजमाइशा ना। मैं आई कम इन? इतलाई दस्तक के साथ कमरे का दरवाज़ा खोला और मशहूद रज़ा ने
मुंह करके रस्मी अंदाज में पूछने का फरीजा अदा किया और अंदर चला है। आओ आओ मशहूद, बैठो, कहो क्या काम। वैसे पुलिस के बारे में इतने मज़े की खबर आवाम को भी अच्छी लगेगी। सामने कुर्सी पर बैठे फवाद खान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मशहूद दरजा गहरी सांस भरकर कुर्सी पर बैठ गया। ओ सर जी, ये तो मामला कुछ और निकला। अपने पुलिस वाले और कोई रोमांटिक खबर अवाम की झोली में डाले, नामुमकिन। मशहूद रजा ने मायूस अंदाज में कहा तो फवाद खान चौंक कर आगे झुका। होना क्या सर जी, मैं तो समझा था कि मिस उर्वा और अपने अब्बास के दरमियान को चक्कर वक्कर और दोनों जल्दी किसी बंधन में बंधे नजर आ रहे थे, लेकिन ये सब ज़ाहिरी तौर पर था। असल में तो वो लड़की और निकली। और ये देखे तस्वीर। मशहूद रजा ने अपना डिजिटल कैमरा फवाद खान की तरफ बढ़ाया था। ओए ये क्या चक्कर है भाई। फवाद खान ने तस्वीर देखते हैरत से कहा। एसपी अब्बास सैदर एक अधखुले दरवाजे के सामने था और दरवाज़ा नीमबा की लड़की का साइड पोस्ट नजर आ था। अगरचे पहली नज़र में लड़की की पहचान मुश्किल थी, लेकिन इसके खदोखाल से वाज़ेह था वो लड़की एसपी उर्वा कतन न थी। मैंने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये लड़की एसपी अब्बास हैदरी के यहाँ लेकर आया और उर्वा के यहाँ ठहराई हुई है। इसके अलावा एसपी असफंदियार भी पिछले दिनों काफ़ी चक्कर लगाता रहा मिस उर्वा के घर के। मेरी समझ से तो मामला बाहर है, कंधे उचकाते मशहूद रजा ने कहा तो फवाद खान ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। ओ समझ से बाहर भी कभी कुछ हुआ। हम सहाफ़ियों के लिए साफ सीधी बात है कि अयाशी का अड्डा बनाया हुआ इन अफसरों ने इस जगह को। अभी तक एक लड़की है जो तस्वीर में नजर आई, न जाने और कितनी होगी। चलो लगाओ खबर चटपटी सी बनाकर, अगर लग गई तो तीर, ना लगी तो तुक्का। खबर के आखिर में सवालिया अंदाज बना के पूछो कि असल हकीकत क्या है। कानून के रखवाले अवाम की इज्जत की हिफाजत करने वाले क्या करते फिर हैं, जवाब दें। बस देखना तुम कैसे थरथली मच जाएगी। अगर कोई मजबूत दफाई जवाब आ गया तो माजरत कर लेंगे। अल्लाह खैर सल्ला। फवाद खान ने हाथ झाड़ते हुए गोया बात खत्म की। सदर, चीफ जस्टिस और आला अफसरान के परखच उड़ाने वाले निजी न्यूज़ चैनल्स के लिए आम एसपीज़ के बारे में कुछ कहना क्या मुश्किल था। हाँ मुश्किल थी तो इनके लिए जिनकी किरदारकशी होने जा रही थी, जो आला अफसरान की अदालत में पेश होने वाले थे। अब्बास हैदर, उम्मे उस्बा, उर्वा और असफंदियार को यह मालूम ही ना था कि अगले चंद घंटों में इनकी ज़िंदगी किस बड़े स्कैंडल से मुश्किलात में पड़ने वाली थी, और इसका इन्हें कतन अंदाज़ा ना था। ओए होए, ओदी पहले जिंदगी एडी खराब हुई पई, तुसीं लानती हो अपनी बकारतियां मारी जावो सिर्फ अपने रेटिंग दी वजह तो। लानत। अहमद भाई आप। रिजवाना भाभी ने अहमद हसन को गाड़ी से उतरकर हवेली में दाखिल होते देखा तो बेसाख्ता चिल्ला उठी। इनकी आवाज़ सुनकर इर्द गिर्द से बेसाख्ता कई चेहरे सामने उभरे। इन्हें अपने सामने पाकर हैरान रह गए। खतीजा चाची, अहमद चाचू आ गए। एमन ऊंची आवाज़ में चिल्लाती खतीजा बेगम के कमरे में की तरफ बढ़ी थी और इसकी आवाज़ सुनकर खतीजा खातून जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। तो मेरा शक सही निकला। इलाही हमें इस मुश्किल से निकाल मौला, मेरी बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। इनके दिल से बेसाख्ता उम्मे उस्बा के लिए दुआएं निकली। एमन के साथ वो भी बाहर आ गई जहाँ रिजवाना और समीना भाभी एमन और खादमा अहमद को घेरे बैठी थी। कहाँ थे अहमद आप इतने अरसे तक, समीना भाभी ने सवाल किया तो चौधरी अहमद हसन ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली बेसाख्ता नबी में सर लाया। पता नहीं भाभी कौन लोग थे, शायद किसी और शख्स के मुगालते में मुझे अगवा कर लिया, जब पता चला तो छोड़ दिया। अहमद हसन ने धीमे लहजे में जवाब दिया। फिर चंद एक बातों के बाद सब इधर उधर हो गए। समीना और रिजवाना भी खाना पकवाने की घर से किचन में चली हैं, जबकि ईमान की किसी कज़न का फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन सुनने चल दी। अब इतने बड़े शहर में खतीजा और अहमद अकेले रह गए। मर्द हजरात घर से बाहर थे। आपको भाई जी ने अगवा करवाया था ना अहमद, सरगोशी में पूछे गए सवाल पर अहमद हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता, इन्होंने उल्टा सवाल किया। हम बडेरों में ये कौन सी नई बात है। डॉलर्स और जायदाद के लालची बाहर से नहीं आते, खुद अपने करीबी अजीज़ होते हैं। मुझे इसीलिए इन पर शक हुआ था और मैंने उसवा को साथ मिलाकर एक छोटा सा ड्रामा किया, जिसके नतीजे में आप हमारे सामने। खतीजा की बात पर चौधरी अहमद चौंक पड़े। उसवा की गैर मौजूदगी से वो ये समझते थे कि वो कॉलेज गई हुई है, लेकिन खतीजा के अंदाज से लग रहा था बात कुछ और है। उसवा कहाँ है खतीजा, इन्होंने बेसाख्ता उसवा का पूछा। जवाब में मोहतात अंदाज से दूर देखते खतीजा बेगम ने तमाम कथा कह सुनाई। अहमद, हमारी बेटी इस वक्त मजबूत हाथों में, आप महफूज हाथों में। आप इनके मुतालबात मानकर जान छुड़वाएं और फिर हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर दूर किसी दूसरे मुल्क जा बसेंगे। खतीजा बेगम के कहने पर अहमद हसन ने बेसाख्ता अपना माथा पीट लिया। उफ, तुम औरतों की जज्बाती, तुम्हें पता है कि अब ये लोग उसवा की किरदारकशी किस तरह से करेंगे। अहमद हसन ने खफकी भरी आंखों से नहीं देखा। माजरत के साथ अहमद, मुझे अपनी बेटी की सलामती और खुशियाँ ज़्यादा अजीज़ है आपके इस नाम नहाद इज्जत से। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग आपके हिस्से की जायदाद ही अपने नाम करवाएंगे ना, तो करवाने थे। मेरी तमाम जायदाद, आपका बिजनेस और बैंक में पड़ा लाखों रुपये हमारे लिए काफ़ी, और हम अपनी बेटी की सलामती के सदके जायदाद इनसे बाहर कर फेंक सकते हैं। प्लीज़ अहमद, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। लोग बहुत जल्द इस बात को भूल जाएंगे। जब हम शिफ्टी बैरून मुल्क हो जाएंगे तो फिर ये किस्सा यहीं रह जाएगा। खतीजा बेगम के इल्तिजाई अंदाज पर अहमद हसन बेसाख्ता गहरी सांस भर के रह गए। पता नहीं कैसे लोग हैं वो। हम तुम्हें यूँ अनजाने लोगों में उसपा को नहीं भेजना चाहिए था। खतीजा, अहमद ना चाहते हुए अपना खदशा कह के। अनजान नहीं अहमद, वो 2 साल से हम इन्हें जानते हैं। लड़के की माँ बहन से भी मिली हूँ मैं, सुलझी हुई शरीफ फैमिली है। आप तसल्ली रखें और बस अब यहाँ से जान छुड़ाएं, और खुदारा किसी को भी शक मत पड़ने दीजिएगा कि आप अपने मुजरिमों को जानते हैं। अहमद, मेरे लिए आप और उस पर दोनों कुल कायनात है। खतीजा बेगम ने अहमद हसन को समझाते हुए कहा। लेकिन इस तरह तो ये और शेर हो जाएंगे। मुझे कम अज़ कम बातों बातों में तो इन्हें जतलाना ही होगा ना कि मुझे अगवा करवाने वाले कौन है। अहमद हसन ने कहा तो खतीजा बेगम तड़प उठी। नहीं अहमद, आप पहले की तरह लाइलमी महसूस करवाइएगा खुद को, जैसे भाभी को कहा था। और ये याद रखें कि हमें हर कीमत पर यहाँ से जाना है, ख्वाह कोई भी बहाना बनाए। हमारी बेटी की पाक दामनी पर शक भी मत कीजिएगा। जब हमें खुद मालूम है कि तो अल्लाह ताला गवाह है, मैं तो फिर
बाकी क्या रह जाता है। खतीजा बेगम ने जब गवाह के तौर पर अल्लाह को शामिल किया तो अहमद हसन की रही से मुज़ाहमत भी दम तोड़ गई। वो शक का बीज जो अहमद हसन के रिश्तेदार इनके दिल में बोते, खतीजा बेगम ने इनको पन्ने से पहले बाहर निकाल दिया। और हुआ भी यही। चौधरी अकबर और चौधरी अस्कर ने पहले तो अहमद की वापसी पर मसनूई खुशी का इजहार किया, फिर उसवा के अमल पर इजहार अफसोस करते अपनी गैरत की बातें करनी शुरू करने लगे। उसवा मेरी मंग थी चाचू, इसने मेरी गैरत को ललकारा। सलमान मूँछों को ताव देता बोला तो चौधरी अहमद का दिल चाह के इसका मुंह नोच ले। लेकिन खतीजा बेगम के हल्के हाथ के दबाव ने मसाले तमीज़ रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया। आज अगर मेरे भी जवान बेटे होते तो मैं देखता कि कैसे मुझे आंखें दिखाते। एक पल को अहमद हसन के दिल में ख्याल आया और दूसरे पल इसको झटकते वो सलमान की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन अभी वो कुछ कह ना पाए थे कि चौधरी अकबर बोल पड़े। अहमद हसन, अगरचे तुम्हारा दुख पड़ा, लेकिन ये हकीकत यही कि पंचायत की रूह से तमाम जायदाद का वारिस सलमान ही बनता है। चौधरी अहमद हसन ने बगौरी ने देखा। भाई जी, आपसे कब मैंने उम्र उस के रिश्ते के सिलसिले में हाँ की थी? आपने दस्ते सवाल ज़रूर फैलाया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। अहमद हसन के जवाब पर वहाँ मौजूद तमाम अफराद चौंक पड़े, समीना, रिजवान और खुद सलमान भी, जिसे यही बताया गया था कि उस पर इसकी मंगेतर है। तुम्हारे ना करने से क्या होता है अहमद? जब ये तय है कि हम लोग जायदादें गैर खानदान में नहीं जाने देते तो अपने पुरखों की इस रवायत को तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो? तनवीर या सलमान कैसी किसी एक से तुम्हारी बेटी को ब्याह जाना था, तो फिर अब ये आना कानी क्यों? तुम्हारी बेटी जो गुल खिला चुकी है, इसके बाद भी अगर तुम चाहो तो हम इसे ढूंढ कर अपने बेटे से ब्याहने को तैयार है। चौधरी अस्कर एकदम गरज कर बोले थे। अहमद ने गहरी सांस भरकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मेरी बेटी की बात रहने दे भाई साहब, आपको असल मसला ज़मीनों का है ना, तो मैं आपको अपनी जायदाद लिख कर देने को तैयार हूँ। मैं उस वक्त को आग करता और अपनी जायदाद में से आधी जायदाद आदि तनवीर और सलमान के नाम करने को तैयार हूँ। मेरी जायदाद में से खतीजा के नाम जो कुछ है वो मैं किसी सूरत वापस नहीं लूँगा, और रहा उसवा के नाम कुछ जायदाद का होना तो वो कानूनन इनकी मलकियत के लिए जब केस दायर करेगी तो मैं खुद ही इससे निपट लूँगा। अहमद के जवाब पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। बैठे बैठाए अच्छी खासी जायदाद हाथ लगने लगी थी, ने और क्या चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ और पाने की चाह में चौधरी अस्कर बोली पड़े। फिर भी अहमद, तुम सोच लो, अगर उस पर साल 6 माह बाद वापस आकर सलमान से शादी पर तैयार हो जाए तो हम मान जाएंगे। चौधरी अस्कर की बात पर सलमान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अब्बू जी, उम्मे उसवा को भी पता तो चले कि इतनी दौलत और जायदाद को और मुझ जैसे वडेरे को इनकार करके कोई टटपूंजी के साथ कैसे गुजारा करती है। अच्छा, सारी ज़िंदगी जोड़ तोड़ में गुजारे। चौधरी सलमान को अपनी मामूजात पसंद थी, और जबकि खुद उस्मान ने इसको मौका दिया था तो वो क्यों कमाता, जबकि थोड़ी बहुत गैरत वो दिखा चुका था। मजीद कुछ कहना खुद को फंसाने के मुतादिफ था। जब भी वो साफ हाथ छाड़ते एक तरफ हो गया। सलमान के कहने पर खतीजा बेगम और अहमद हसन ने सुख की सांस ली। अगर सलमान अपनी गैरत का मसला बनाते, उस वक्त ढूंढने और फिर जान से मारने की बात करता तो भी कुछ नहीं आना था कि ये तो आम बात थी, लेकिन शुक्र खुदा का वो सिर्फ दौलत का लालची था और हड्डी मिलने पर तुम हिलाता एक तरफ हो गया। बाकी की कार्रवाई महज 2-4 रोज़ में निपटा कर वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए हवेली से निकला। अब की बारी ने किसी ने भी नहीं रोका था। लानती खबीस लोग। आज हमारा भी कोई बेटा होता तो खतीजा जो हमें यूँ बुज़दिली से भागना न पड़ता। अहमद हसन ने दुख से कहा तो खतीजा की आंखें नम होगी। कैसी बातें करते हैं अहमद, ये बुज़दिली नहीं, वक्त का तकाज़ा। और अहमद, हम सब जब एक साथ है तो इन ज़मीनों की क्या औकात। हमारी फैमिली हमारा असल असास है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको उसवा को कुछ हो जाता और ये ज़मीनें हमारे पास रहती तो फिर हम इनका क्या करते। मुझे इनका गम नहीं है, बस उसवा से रब्ता करना और वहीं से मिल आएंगे। घर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप हम तीनों के पासपोर्ट बनवाएं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलें। इन लालचियों का कुछ पता नहीं, मजीद के लालच में कुछ और ही ना कर बैठे। खतीजा की बात पर सर हिलाते अहमद हसन खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगे। दोनों अपनी अपनी जगह सुबह कोई सोच रहे थे, इससे मिलने के लिए बेचैन थे। अब्बास हैदर कुछ देर कबल ही घर पहुंचा था और अभी फ्रेश होकर बाथरूम से निकला ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर उर्वा कॉलिंग जगमगा रहा था। हेलो। बालों में हाथ चलाते इसने मोबाइल दूसरे हाथ से कान से लगा। हेलो अब्बास, कहाँ हो? उर्वा ने बउजलत पूछा। अभी भी घर पहुंचा, क्यों खैरियत? अब्बास ने पूछा। खैरियत के बच्चे, ज़रा टीवी लगाओ, देखो हम लोगों के मतलब क्या बकवास की जा रही है, जो अपने कैरियर के शुरू में इस किस्म के स्कैंडल हमें कहाँ ले जाएंगे। वो सब एक तरफ, बल्कि मेरे अब्बा को अपनी कमिश्नरी और असमत के अब्बा और चाचाओं को अपनी ब्यूरोक्रेसी पर अटैक लग रहा है। उर्वा के तपे तपे लहजे में कही की बात ने अब्बास को बढ़ता हैरत में डाल दिया। ऐसा क्या टीवी पर इनके मतलब जो इनके साथ साथ इनके बड़ों के लिए भी बायस शर्मिंदगी था। अब्बास ने सोचते सोचते उर्वा का बताया हुआ न्यूज़ चैनल लगा और खुद इसके चौरा तबक रोशन हो गया। गुस्से और तासुब से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। कल रात के फ्लैश वाला उकताब खुला था। इस पे एक लम्हे को तो इसका दिल चाह के कुछ उठाकर टीवी को दे मारे, लेकिन यूँ करने से क्या खबर चलना रुक जाती। इस जैसे इज्जत और किरदार पर जान देने वाले इंसान के लिए इस तरह से अपने वकार और किरदार की धज्जियाँ बिखरते देखना बहुत मुश्किल था। अभी अपना आइंदा लाहमल भी सोचना पाया था कि असपंद की कॉल आ गई। कहाँ हो बास? घर पर ही हूँ। असफन यार किस तबसार पर इसने जवाब दिया। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाता हूँ। असफन ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और थोड़ी देर बाद वो इसके कमरे में मौजूद था। अब्बा को शोकास मिल भी चुका है कि वजाहत दे, और मुझ पर चढ़ दौड़े कि तुम और अब्बास दोनों उल्लू के पट्टे हो। बगैर किसी रिश्तेदार के ख्वाम का कि हम दर्दी जताना कितना महंगा पड़ा, भुगतो तो इस सबको। असमत की बात पर अब्बास का रंग फीका पड़ गया। कितनी बड़ी गलती होगी हमसे, और कुछ नहीं तो रिपोर्ट ही दर्ज करवा देते तो और तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से हम यहाँ रुकवाने का बहाना मिल जाता। अब्बास के कहने पर असमत ने बगौर से देखा। यही तो अब्बा कह रहे हैं, तुम लोगों से पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी इस बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ न थी। बकौल अब्बा, इसका सिर्फ एक ही हल है। वो क्या? अब्बास फ़ौरन बोल उठा। तुम उम्मे उसवा से निकाह कर लो। असफन ने गोया धमाका किया था। अब्बास हैदर बैठे से फ़ौरन उठ खड़ा हुआ।
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये भला किस तरह मुमकिन है? एक तो मुझसे इतनी छोटी उम्र में और दूसरी मेरी मंगनी हो चुकी है। अब्बास की बात पर असफर ने गहरी सांस भरी। अब्बास, ठंडे दिमाग से सोचो तो इसका सिर्फ यही हल है। मैं तुम और दूसरी सूरत में तुम, मैं और उर्वा तो रगेदे ही जाएंगे। उर्वा के अब्बा और मेरे अब्बा ख्वाम खा जद में आएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट और ये ब्यूरोक्रेसी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ हर कोई दूसरे की टांग खींचता है। ऐसे में ऐसे घटिया इल्ज़ामात के बाद हम अपनी बेटियाँ तो उतरवाएंगे ही, साथ में इनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर देंगे। और रही उम्मे उस वक्त, इसका भी तो सोचो ना यार, वो बेचारी इस बदनामी के बाद कहाँ काबिल कबूल रहेगी किसी और के लिए। असफंद के कहने पर अब्बास गुमसुम खड़ा रहा। इसके बोलने के लिए अल्फाज ढूंढना चाहिए, लेकिन वो तो जैसे गुम हो गए। अब्बास, ये सब क्या है? अभी अभी तुम्हारे मामू का फ़ोन है। हाथिया ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। मेरा दिल नहीं मानता अब्बास, मुझे सच बताओ वरना मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बेतहाशा आंसू के बहते आंसुओं के साथ ज़ाहिदा बेगम दरवाजे के बीचों बीच खड़ी सरापा एहतजाज थी। अम्मी, वो लड़की उम्मे उस पर। अब्बास ने धीमे लहजे में कहा। हाथी और मामू की बेदपारी ने गोया से मारी तो दिया था, इससे पहले कि जान से प्यारी माँ भी बेदपार होती है, फ़ौरन बोला। और इसके कहने पर ज़ाहिदा बेगम हैरान रह गई। मेरे खुदा, लोग कैसे कैसे रंग देते हैं बातों को। बेचारी मासूम बच्ची, इसने किसी का क्या बिगाड़ा जो इस तरह से इसे तमाशा बना दिया। मैं भी जाकर तुम्हारे मामू को सारी हकीकत बताती हूँ। ज़ाहिदा बेगम वापसी के लिए मुड़ी। नहीं अम्मी, मुझे अपनी बेगुनाही के इश्तिहार नहीं लगवाने। जिन्हें एक उम्र मेरे साथ बिताकर भी मेरे किरदार की पाकीज़गी पर शक है, वो मुझे तो भी यूं ही बेतपार रहेंगे। और मुझे अपने रिश्ते की बुनियाद इतने बोधे जिस बात पर नहीं रखनी। अच्छा भाई, इन्होंने खुद ही इनकार कर दिया, वरना अगर हमें करना पड़ता तो आपको ख्वाम का शर्मिंदगी उठाना पड़ती। अब्बास की बात पर ज़ाहिदा बेगम ना समझी कि आरम मैंने देखने लगी तो असफर ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अब इसका वाहद हल अब्बास का उम्मे उसवा से निकाह कर लेना है आंटी। असफत की बात पर ज़ाहिदा बेगम पथराई सी खड़ी रहेगी। बेटे को सलाखों के पीछे देखने की इनमें हिम्मत न थी, और इसकी बेगुनाही और पाकीज़गी की कोई गवाही इनके पास न थी, और कोई राह फरार न पाकर वो नीम रजामंदी की कैफियत में सर लाती पास्टर के सोफे पर बैठ गई। ठीक है, जो तुम लोग मुनासिब समझो, लेकिन उसवा के वालिदैन, वो लोग घंटा पहले ही अपने घर वापस आ चुके हैं। सामने दीवार को देखते अब्बास ने बताया तो ज़ाहिदा बेगम फ़ौरन उठ खड़ी हुई। तुम मुझे इनके घर ले चलो, मैं खुद इन्हें सारी बात बताकर समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहरहाल आखिरी फैसला तो इन्हीं का होगा ना। इनकी बात पर अब्बास सर लाता उठ खड़ा हुआ तो असफंद ने भी इसकी पैरवी की, और इस मीटिंग के ठीक 1 घंटे बाद अब्बास हैदर का निकाह उम्मे उसबा से कर दिया गया। 1 माह पहले की तारीख डालकर, और ठीक आधे घंटे बाद उर्वा, अब्बास और असफंदियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साबित कर दिया कि इन पर लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद थे। असफंदियार उर्वा की मंगनी की तकरीर में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के आला अफसरान शामिल थे, सो इनकी मंगनी के गवाह काफ़ी थे, जबकि अब्बास हैदर और उम्मे उसबा के किरदार की गवाही इनके निकाहनामे ने दी। ऐसे में फवाद खान ने सारा मलबा मशहूद रज़ा पर डालते माफ़ी मांग ली, और मशहूद रज़ा दफ्तरी खर्चे पर 15 दिन के लिए सिंगापुर छुट्टियां मनाने चला गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड था, लानती बगैरत लोग, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड मशहूद रज़ा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। चंद 15 दिन बाद मामला ठंडा हो जाता तो मशहूद रज़ा भी नए सिरे से ताज़ा दम होकर किसी और की खबर तलाशने में सरगर्म हो जाता, क्योंकि मौजूदा पाकिस्तानी मीडिया यूं ही सोचे समझे बगैर हर किसी की ज़ात के बखिए उधेड़ने में मसरूफ़ था। लान दीजिए। शाम के धुंध लगे हर तरफ फैले थे। खिड़की के खुले पट से अंदर आती हवा बार बार उम्मे उसबा के चेहरे पर बालों की लटें बिखरा जाती। वो एक हाथ से ने कान के पीछे अड़सती हैरतज़दा सी वहीं कब से खिड़की में खड़ी थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अमीर बाबा के मिलने के साथ साथ इसे अब्बास हैदर भी बिला शिरकत करे मिल चुका था। क्या दिल में छुपी ख्वाहिशें यूँ भी तबीर का रूप धारती हैं? जिड्डा तुझे लोगों ने मुश्किल वक्त देखिया सी, तो नहीं होना सी, तो हुण चंगा सिला तो मिलना सी ना। अल्लाह पाक ने मुश्किल के साथ आसानियाँ भी तो रखी हैं। सरसराती हवा से गोया इसने सवाल किया। इसके जवाब पर एक नम शौंका शरारत से इसके चेहरे से टकराते बोगनविले के कई फूल भी इस पर निछावर करती हवा ने गोया इसके सवाल का मस्बत अंदाज में जवाब दिया। हवा की गुदगुदाती शरारत ने बेसाख्त इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। उस वक्त मुबारक रमज़ान का चांद नजर आ गया। खतीजा बेगम ने अंदर दाखिल होते हुए इतला दी, और आगे बढ़कर उसपा को गले से लगाकर इसका माथा चूमा। मेरी बेटी के लिए कितना बाबरकत साबित हुआ महीना। अल्लाह ने इतना काबिल और खूबसूरत शख्स इसका मुकद्दर बनाया। उसवा को साथ लगा बेड तक चलिए और हाथ लगा के इसे हाथ थाम के इसे सामने बिठा लिया। तुम खुश हो ना उसवा? अब्बास, तुम्हें अच्छा लगा ना? खतीजा बेगम ने अनजाने खदशे के तहत पूछा था। जिस बेटी की खुशियों के लिए मियाँ बीवी नहीं थी, तकलीफ़ें सही थी, वो अगर अब भी ना खुश रहती तो इनकी इतनी जद्दोजहद बेकार थी। उम्मे उस्मा ने इनकी बात का जवाब देने की बजाय धीमी मुस्कुराहट के साथ शर्मा कर सर झुका लिया, तो खतीजा बेगम बेसाख्ता हंस पड़ी। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे मेरी बच्ची। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि ईद तक कोशिश करके हमारा वीज़ा लगवा लेंगे। मेरा दिल अब यहाँ नहीं लगता उसमें। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारा तय कुछ कराना दे। अरे वाह बेगम साहब, एक पुलिस ऑफिसर की सास बनकर भी आप यूँ डर रही हैं? फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। मौत पर हक है और इसको कोई टाल नहीं सकता। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, वो इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा, समझी? अंदर दाखिल होते अहमद हसन ने खतीजा बेगम की आखिरी बात सुन ली थी। जब भी मुस्कुराते हुए कहा तो उस पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, उठकर अहमद हसन के गले में झूल गई। बिल्कुल अम्मी, बाबा ठीक कहते हो, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना और डॉक्टर बनना, आप समझिए आप। उसवा ने मोहब्बत भरी टोन से जवाब दिया। ये तो अब अब्बास पर मुनहसर है कि वो तुम्हें डॉक्टर बनाता है या हाउस वाइफ। खतीजा ने इसे छेड़ा तो एक पल को उस पर मुँह बसोर कर रहेगी, क्योंकि वो भी हकीकतन अब्बास के फैसले की मुंतज़िर थी। पे फैसला जो भी होता है इसने मनोन मान लेना था बगैर किसी रद्दोकत के। इसके अंदाज पर खतीजा बेगम और अहमद हसन दोनों हंस पड़े। मैं खुद अपनी बेटी की सिफारिश करूँगा अब्बास से।
और यकीनन वो मान लेगा। अहमद हसन ने उसफा को बाजू के घेरे में लेकर कहा तो उसफा चीख उठी, ओ बाबा यू आर ग्रेट। इनके गाल पर बुसा देते हुए खिलखिलाकर हंसती चली गई। महा अब उठ भी जाओ, मामा बुला रही हैं, इफ्तार की तैयारी करवाओ जाकर इनके साथ। अब्बास ने महा का कंधा हिलाकर उठाते हुए कहा। वो जोहर की नमाज़ पढ़कर सोई थी और अब असर भी हो चुकी थी, लेकिन महा का उठने का कोई मूड नहीं था। उफ महा, तुम कब बड़ी होगी, घटना भर से खप रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक तुम टस से मस नहीं हो रही। पिलाकर अब्बास का जवाब दे गया। क्या है ना भाई, अब तानों पे क्यों क्या है ना भाई, अब तानों पे क्यों उतना है? वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपकी बेगम मुर्दों से शर्त बांध कर सोती हैं। माँ उठकर बैठते हुए बोली तो अब्बास जब इसे उठता देखकर बाहर निकलने लगा था, इसकी बात सुनकर बेसाख्ता वापस पलटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मजाक करियो ना। बेसाख्ती में बोल गया और इसके इस तरह बेरबत बोलने पर महा बेतहाशा हंसने लगी। अब्बास को देर तक सोने से चिढ़ थी और खुद तो पर मुश्किल 6-7 घंटे की नींद लेता था, लेकिन इसका मसला ये था वो चाहता था कि इसके साथ बाकी भी इतना ही सैरखेज हो जितना कि वो खुद, जबकि महा की 10 घंटे नींद से पहले नींद नहीं पूरी होती थी। और अगर अब महा की बात ठीक थी तो इसका मतलब था कि उस वक्त से भी ज़्यादा सोती थी, यानी आधा वक्त तो वो सोने में ज़ाया कर देगी। अब्बास ने महा की तरफ देखते हुए कहा, सो तो है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, आपकी बेगम है, जैसी भी निभानी तो पड़ेगी। वैसे मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ है, महा ने मसनूई अफसुर्दगी से कहा, लेकिन अब्बास इसके लहजे से शरारत का भेद पा चुका था। जब भी मसनूई खपकी से महा को घूरा, महा, इसके चिल्लाने पर महा ने एक पल को इसे जवाबन घूरा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जल्दी से आ जाओ, मामा नाराज़ होंगी वरना। अब्बास कहता बाहर की तरफ लपका तो महा भी इसके साथ हो रही। क्या फ़ायदा भाई आपकी शादी का, अभी भी मुझे काम करने पड़े, ना नंदों वाला रोब दिखा सकती हूँ, ना ही भाभी से फरमाइशी खाने पकवा सकती हूँ, क्योंकि मोहतरमा भी मेरी तरह किचन के अलिफ बे से ना वाकिफ़ है। वहाँ के तासब ज़दा लहजे ने अब्बास को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब्बास, कल अगर फारिग हो तो हमारे साथ मार्केट चलना, उस वक्त ईद की शॉपिंग करनी है। खतीजा बेगम बोलती हुई किचन से बाहर आई। खुद ब खुद मौजू गुफ्तगू चेंज हो गया। अब्बास सर हिलाता इनके पास आ बैठा। मामा, उसवा को भी साथ ले लेंगे। क्यों भाई, क्या ख्याल है? महा ने शरारती अंदाज में कहा तो अब्बास ने कंधे उचकाए। मर्जी है तुम्हारी, वैसे मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। नहीं भाई, ये फाउल है, अब तो आपका निकाह हो चुका, अब कोई हर्ज नहीं, महा ने ठिनकते हुए कहा। महा, बच्चियों को इस तरह का लहजा और बातें जेब नहीं देती। ज़ाहिरा बेगम ने महा को घेरा। सॉरी मामा, महा ने फ़ौरन अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाते हुए कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। ज़ाहिरा बेगम की मजीद डांट सुनने से बेहतर था कोई किचन में जाकर कुछ बना ही लेती। सही गल रोज़ है जी, हर ड्रामी करनी, चल जा काम करा। मैं आम दिनों में जितनी मर्जी हर हराम हो जाऊँ, लेकिन रमज़ान में मैं प्रॉपर काम करती हूँ, नित नई चीज़ें बनाती रहती हूँ। रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें निछावर करता कब का रुखसत होने लगा, मालूम ही नहीं हो सका। ताक रातों की इबादत करती उस वक्त को यूँ लगता जैसे अभी कल ही तो पहला रोज़ा था, और अब अगर शवाल का चांद नजर आता तो 29वां रोज़ा ही आखिरी होता। इस मुकद्दस माह की रुखसत पर न चाहते भी इसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने अगले साल ये पल, ये दिन नसीब भी हो या ना। अपनी सोचों में गुम बेड पर नींद दराज थी जब मुलाजमा ने मेहमानों के आने की इतला दी। खतीजा बेगम के 12 स्टार पर आज अब्बास और इसकी फैमिली खाने पर मौजूद थी, और साथ ही सादा बेगम उस वक्त की ईदी भी लेकर आई थी। सर पर दुपट्टा जमाते हुए धीरे धीरे चलती अंदर आके आहिस्ती से सलाम करती हुई महा और ज़ाहदा बेगम के करीब चली गई। दोनों ने बारी बारी गले लगाया और ज़ाहदा बेगम ने माथे पर बूसा देकर पास ही बिठा लिया। एक एक चीज़ मोहब्बत से दिखाने लगी। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो बिला झिझक बता देना बेटा, चेंज कर लेंगे, मोहब्बत से कहते उन्होंने चीज़ें समेट के शॉपर में डाली। अरे नहीं आंटी, सब कुछ इतना प्यारा है और आपने इतनी मोहब्बत से ख़रीदा तो पसंद नापसंद क्यों होने लगा? सादगी से कहती हूँ मैं उस अब्बास हैदर की तवज्जो समेटती चली गई। इसने एक भरपूर नज़र इसे देखा, फिर से नज़र सामने टीवी पर जमा दी। अहमद हसन इसे कंपनी दी थी, लेकिन फिर किसी और मेहमान के आ जाने पर उठकर ड्राइंग रूम में चले गए तो अब्बास ने टीवी लगा लिया। ये और बात किसका ध्यान भटक भटक कर उस की तरफ ही जा रहा था। दरवाज़ा खुलने से चंद मिनट कबल सब टेबल के गिर्द आकर, ओ दरवाज़ा नहीं, रोज़ा खुलने से चंद मिनट कबल सब टेबल के गिर्द मौजूद हुए और नमाज मगरिब के बाद खाना खाने जाने के साथ ही गर्मा गर्म चाय सबके लिए आ चुकी थी। उस बार महा अपना कप लिए बाहर लॉन में आ गई। सुंदस कैसी है महा, और हादी आपी, वो तो बहुत हर्ट हुई होंगी। उम्मे उस्मान ने महा की तरफ देखते हुए सवाल किया। इन लोगों ने हमारा बाइकआउट कर दिया, बकौल हादी आपी इतना अर्सा पहले भाई ने निकाह करके इन्हें धोखा दिया, इनके नज़दीक भाई ने कमिटमेंट तोड़ी, महा ने अफसोसगी से बताया। वैसे मैंने कभी नहीं चाहा था कि यूँ इनके दरमियान आऊँगी, मगर हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे हादी आपी पे बहुत अफसोस होता है। वैसे तुम्हारे भाई को भी बहुत पसंद थी ना? ऐसे नहीं मेरे साथ। सुनो महा, अगर वो भी हादी आपी को पसंद करते तो बेशक इनसे शादी कर ले, मैं इनकी खुशी के लिए राज़ी हो जाऊँगी, बस मुझे कभी मत छोड़ें। चाय के कप मेज़ पर रखे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए उम्मे उस्मान ने टकर टकर कहा। पागल हो तुम जो यूँ इनके लिए परेशान हो रही हो? इन्होंने तो अपनी खालाजाद से पिछले हफ्ते मंगनी कर ली और अब ईद के बाद इनकी शादी भी है, और मुझे नहीं लगता कि अब्बास भाई को कोई जज्बाती वाबस्तगी थी इनके साथ। वो तो माँ के कहने पर राज़ी होते हादी आपी से मंगनी के लिए। माँ ने असल बात बताते इसके दिल का बोझ हल्का किया। वहाँ तुम्हें मामा अंदर बुला रही है। अब्बास है तो जो कुछ देर पहले बाहर आया था, इसने माँ से कहा तो उठ कर अंदर की तरफ बढ़ गई। मैं इसलिए खुद से इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता था। यानी कि हद है बेवकूफ़ी की, खुद से अपने ऊपर सौकन ला बिठाने की बात करना। खपकी से भरपूर लहजे में अब्बास ने कहने के साथ उम्मे उसपा को घूरा, और उम्मे उसपा हक तक इसे देखे कि अब्बास इसकी बातें सुन ले, कैसे तो इसने नहीं सोचा था। तो सही कहना, पर गाल तो नहीं सही है।
वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको हादी अपी पसंद थी बहुत। उस्मा ने हकलाते हुए जवाब दिया। पसंद तो मुझे बिपाशा बासु और पामिला एंडरसन भी बहुत है। अब लगे हाथों इन दोनों से भी शादी की इजाज़त दे ही दो ताकि एक साथ चार इकट्ठी कर लूँ। अब आसिफ संजीदगी से कहा तो उम्मे उस्मा ना चाहते भी इसे देखेगी। वैसे तो फिटे मुँह, बड़ी सोहनी पसंद रखी हुई तू। बस हैदर अब यूँ क्यों घूर रही हो? सही तो कह रहा हूँ, जब हम खुद ही अपनी जगह छोड़ते हैं तो दूसरा हमारे हक के लिए क्यों आवाज़ बुलंद करने लगा? पागल, खुद को मजबूत बनाओ, आखिर अब एसपी की मिसेस हो तुम। बात के अख्ताम पर अब्बास ने शरारती अंदाज में कहा तो उस्मा ने शर्माते हुए सर झुका लिया। मैं ये नहीं कहूँगा उस वक्त कि मुझे तुमसे पहली नज़र की या तूफ़ानी मोहब्बत होगी, लेकिन यह हकीकत है कि मेरे कहा के बाद से तुम्हारे लिए अपने दिल में नरम जज्बात रखने लगा। हादे से मंगनी अम्मी की ख्वाहिश थी और मुझे भी इसमें कोई बुराई नज़र नहीं है। वो पढ़ी लिखी थी, मेच्योर थी और सबसे बढ़कर बाकिरदार थी, और एक मर्द को यही खूबियाँ अपनी बीवी में चाहिए होती हैं। अगर आज हालात इस नहज तक ना पहुँचे तो यकीनन हादी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन निकाह के बंधन ने मेरे और तुम्हारे दिलों को एक साथ धड़कना सिखा दिया। बावजूद इसके कि हमारे दरमियान उम्रों का बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ क्योंकि अब मुझे तुम अच्छी लगने लगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई एतराज़, अब्बास की बात अभी हुई थी जब उस पर एकदम इसे टोक गई। नहीं तो इसकी बेसाख्ती ने जहाँ इसे एकदम से चुप करवा दिया, वहीं अब्बास को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जानता तो मैं था, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगा। मुझे जो लड़की मेरे पाँव की आहट से पहचान कर दरवाज़ा खोल देती थी, वो यकीनन अपने दिल में मेरे लिए खूबसूरत ख्यालात ही रखती थी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? शरारती अंदाज में अब्बास ने पूछा तो उस पर मुस्कुरा कर रुख मोड़ गई। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम भी ज़हनी तौर पर काफ़ी इमेच्योर हो, इसलिए तुम्हें मेडिकल पढ़ ही लेना चाहिए ताकि मैं भी अपनी मेच्योर बीवी के ख्वाब को पूरा कर सकूँ। अब्बास ने इसे भरपूर निगाह से देखते हुए कहा। है सच्ची? उम्मीद उस पर उछली तो पड़ी। अहमद हसन ने कब अब्बास तक इसकी ख्वाहिश बन जाई, वो इस बात से बेखबर थी। बिल्कुल सच। मैं खुद भी 2 साल की ट्रेनिंग के लिए नामजद कर दिया गया हूँ। तो ऐसे में जब मैं अगले 2 साल चाइना में गुजारने वाला हूँ तो तुम फारिग बैठ कर बजाय इसके ये सोचो कि शायद मैं किसी चाइनीज़ हसीना का असीर हो गया हूँ और तुम्हें इसको बतौर सौकन कबूल करने में कोई कबाहत नहीं। इससे बेहतर तुम मेडिकल की मोटी मोटी किताबें पढ़ो और मेरे साथ मुस्तकबिल गुजारने के खूबसूरत और सुहाने ख्वाब देखो। अब्बास ने सर हिलाते फिर से आंखों में उसवा को छेड़ा। उसवा, अब्बास भाई चांद नज़र आ गया, कल ईद होगी। माँ दूर से चिल्लाती हुई आई थी। उस बार अब्बास ने एक पली से देखा और फिर से एक दूसरे को देखते ईद मुबारक का। दोनों अपने एक साथ बोलने पर खुद ही हंस पड़े और माँ अब्बास के गले में झूलती जोश व खरोश से मेहंदी लगवाने के लिए ले जाने पर इसरार करने लगी। अच्छा बाबा, चलो तुम लोगों को मेहंदी लगवा लो। अब्बास ने हाथ उठाते हुए कहा तो माँ अंदर बताने भागी थी। और मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए आपकी पसंद से। उस्मा ने धीमे लहजे में फरमाइश की तो अब्बास में हाथ डालकर एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उस्मा के सामने कर दिया। ये क्या? उस्मा के कहने पर अब्बास ने डिब्बिया खोल के खूबसूरत ब्रेसलेट निकाला और हाथ बढ़ाकर उस्मा की कलाई में पहना दिया। तुम्हारे लिए निकाह के गिफ्ट के तौर पर लिया। इस वक्त तो इमरजेंसी में कुछ ले नहीं पाया था। इसके हाथ को होंठों तक ले जाते इसने धीमे से कहा। इसके लमस ने उस पर को कानों की लो तक सुरख कर दिया। बस एकटक इसके सलोने रूप को देखे गया जब उस पर ने हल्के से हाथ छुड़वा लिया। भाई सिर्फ मेहंदी नहीं, चूड़ियाँ भी चाहिए, आपकी बेगम को बहुत पसंद है। माँ जैसे भागते हुए गई थी इसी तरह वापस आ गई। नहीं, अब सिर्फ माँ चूड़ियाँ लेगी, मुझे नहीं चाहिए। उस वाले अपना ब्रेसलेट वाला हाथ माँ के सामने करते हुए कहता माँ फ़ौरन ब्रेसलेट थाम कर देखने लगी। वाह भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले, बहुत प्यारा, बिल्कुल आप दोनों की तरह। माँ ने खलूस दिल से कहते उस को गले लगा लिया तो उसका भी थैंक्स कहती इसके साथ लिपट गई। खुशन ने इसके घर का रास्ता देख लिया था। मोहब्बत धनक रंगोड़ कर इसके चार सू फैल गई थी और वह पूरे दिल से अपने रब का शुक्र अदा करती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अब इसकी खुशियों के रास्ते में कोई रुकावट न थी। ख़त्म शुद्ध जी। तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ। अच्छा था नावल, लेकिन एक चीज़ की इसमें कमी थी कि उन्होंने जी सारी जायदाद हथियारी सारा कुछ कर लेता तो फिर पुलिस ऑफिसर हो गए तो उन्हें तो कोई कढ़ा नहीं सकिया। तो बस इस चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी कि उनका अंजाम भी होना चाहिए था। ये तो बेचारे सारा कुछ ही लुटे गए। तो बाकी कैसा लगा आप भी बताइएगा। अभी चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। सी एच चट आई एम वेरी गले लुकी हो गया। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपको याद थी, थैंक्स। वेलकम डियर। मैं अपने लीडर्स को नहीं भूलती, मुझे अपने सारे लिसनर्स याद रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सी एच चट। वेलकम, बल्कि आपने थैंक्स कहा तो वेलकम उसका जवाब है। अल्ताफ़ अहमद, आपको नावल अच्छा लगा तो हमें कैसे बुरा लग सकता है? ए भी क्या वैसे पॉइंट थी कितनी अल्ताफ़ अहमद। थैंक यू। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। हीरा अराइन, नाइस अमेजिंग नावल डियर, थैंक यू वेरी मच हीरा अराइन। सायरा रियाज, वेरी गुड नावल, बट इंसान को उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हासिल करना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलते। सही कहा आपने सायरा रियाज, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सायरा। खान मुस्की, वालेकुम अस्सलाम। हाय, इस सवाल का आंसर ना पूछा करो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ, तो वो जब मैं कर लूँगी ना फिर आप लोगों को बताऊँगी कि क्या कर रही हूँ। चॉकलेट लवर ने दिल भेजा है, थैंक यू चॉकलेट लवर।
देख लें, आपने फरमाइश की थी ना पुलिस ऑफिसर वाले हीरो दी ते एज डिफरेंस दी ते होर भी इदा दी, वो सारियां कवर कर दी हैं मैं। अल्ताफ़ अहमद बहुत बहुत अच्छा नावल था। एएसपी साहब तो पहली नज़र में फ़िदा हो गए थे ते होर की एएसपी तो पागल हो गया सी। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद वही वाला नावल कमेंट रिपीट हो गया। हमार शाह यार जी शान और इसके अब्बा जी के कोई बड़े ही लानती थे। दावर का करैक्टर अच्छा था लेकिन सिर्फ शादला का कोई पर्सनल दुश्मनी थी, पर उसकी मोहब्बत ने उसे किसी किस्म का नहीं छोड़ा। वैसे नावल बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। हाँ नावल मुझे भी पसंद था। और हुन शादला दे नाल ते चलना ही सी ना। हमाद शाह लेकिन वो भी पहले नहीं था, बाद में नहीं था, पहले था। हमाद शाह देर आए दुरुस्त आए, अक्ल आ गई मलाइका को वक्त पर। बहुत अच्छा नावल था सबकी तरह। हाँ ये मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है, इब्राहिम और मलाइका वाला। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। सुबहान मलिक नाइस, थैंक यू सुबहान मलिक। नगीना राशिद बहुत नाइस स्टोरी थी, थैंक यू वेरी मच नगीना। जुल्फ़िशा ख़ान अच्छा है नावल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच जुल्फ़िशा। शहज़ादा खुरम तुफ़ैल ने दिल भेजे हैं, थैंक यू शहज़ादा खुरम तुफ़ैल। सारा मल मल सारा मली खान, सॉरी सारा मली खान, बहुत बहुत प्यारा नावल है, थैंक यू वेरी मच सारा मली खान। तुरबीना तौफीक नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच तुरबीना। आयशा नाइस नावल स्टोरी, थैंक यू वेरी मच आयशा। ज़ैनब अशरफ नावल तो बहुत अच्छा लेकिन बहुत आवाज़ें आती हैं पीछे से। वो मैंने आपको बताया कि पता नहीं इसकी हैंड फ्री की पोजीशन का कुछ इशू है क्या। अब आई डोंट नो कि आज की रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, मैं चेक करूँ कि बाद में। तो ट्राई तो किए कि नेक्स्ट ना आए। हमाद शाह बहुत अच्छा नावल है, अनबिलीवेबल। ज़ेबुनिसा जैसी माँ भी हो सकती है उसके साथ, तो सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है। सही बात है, आपने सही कहा। इधर ही दिमाग कमज़ोर और तंदना बंदा की करे। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो कमेंट सेशन है अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। और अभी मैं देखती हूँ कि क्या हुआ, दुआ कीजिएगा कि इसमें ना हो, बल्कि आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा, बैकग्राउंड साउंड ना हो। लेकिन पता नहीं अब क्या चक्कर है, हालांकि मैं बिल्कुल सेपरेट बैठ के करती हूँ लेकिन बैकग्राउंड शायद हैंड फ्री की पोजीशन का कुछ इशू है। समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चक्कर है। तो फिर मुझे जब